हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। तो आज की क्लास में हम अपना इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चैप्टर खत्म कर लेंगे। लास्ट क्लासेस में हम अपना इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम का कोर्ट सिस्टम कैसे है वो हम देख रहे थे, जिसमें हमने पूरी हायरार्की समझी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, देन हाई कोर्ट आता है, देन हमारे पास सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं, जिसमें हमारे पास टू टाइप्स के कोर्ट आते हैं, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। फिर हमने फर्दर देखा कि सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट की हायरार्की किस टाइप से हमने प्रॉपर वो डिटेल में समझा। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ट्राइब्यूनल्स। अब ट्राइब्यूनल्स क्या होता है मैम, आप सबने सुना होगा, ट्राइब्यूनल वर्ड कहीं ना कहीं पे सुना होगा। ये ट्राइब्यूनल होते क्या हैं? बेटा, ये जो कोर्ट होते हैं ना, उनके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। अब आप अपना हाई कोर्ट देख लो, अपना क्रिमिनल कोर्ट या सिविल कोर्ट, कोई भी कोर्ट देख लो, उनके पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है। तो जो छोटे मोटे केस होते हैं, जो आपके बिना कोर्ट के ही सॉल्व किए जा सकते हैं, आपके आपसे सहमति से सॉल्व किए जा सकते हैं, तो उन केसेस को हम कोर्ट तक क्यों लेके जाएं, हम क्यों कोर्ट का इतना बर्डन बढ़ाएं। इसीलिए ट्राइब्यूनल कंसेप्ट को एग्जिस्टेंस में लाया गया। ट्राइब्यूनल्स में क्या होता है, जो हमारे रिटायर्ड जजेस होते हैं या फिर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स होते हैं, वो ट्राइब्यूनल में बैठते हैं। अभी उनके पास क्वालिफिकेशंस हैं, उन्हें नॉलेज है प्रॉपर पूरी कि कैसे जस्टिस दी जाएगी। बट हम कोर्ट का इतना हेक्टिक वाला प्रोसीजर लेके नहीं चलते हैं, जहाँ पे हमारी डेज लग जाएंगे, कितने डेज लग जाएंगे, कितनी पेनाल्टी लग जाएगी, पैसा लग जाएगा, एफर्ट्स, टाइम्स, कितना कुछ वेस्ट हो जाता है, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है और कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होता है। अगर हम अपने केस को लो लेवल पे सॉल्व करना चाहते हैं, आपसे सहमति के साथ सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए ट्राइब्यूनल का कंसेप्ट लाया गया था। अब क्या होता है ट्राइब्यूनल में? पर्पस ऑफ ट्राइब्यूनल, सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी आपको पर्पस बताया, ट्राइब्यूनल्स आर स्पेशलाइज्ड बॉडीज सेट अप टू हैंडल स्पेसिफिक टाइप ऑफ लीगल इश्यूज। दे एम टू ईज द वर्कलोड ऑफ द ट्रेडिशनल कोर्ट। जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्ट थे, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स के वर्कलोड को खत्म करने के लिए, ताकि वो कोर्ट हमारे जो मेजर इश्यूज हैं, जिनके लिए कोर्ट की जरूरत है, उन इश्यूज के ऊपर फोकस कर सके। इसीलिए ट्राइब्यूनल का कंसेप्ट लाया गया था। एंड ब्रिंग एक्सपर्टीज फॉर टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड मैटर्स। अब ऐसा होता है कि ये लाइन का क्या मतलब है, कि जो आपके टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड मैटर्स है ना, उसमें एक्सपर्टीज आ सके। अब ट्राइब्यूनल कोर्ट में ना ऐसे एक्सपर्टीज बिठाए जाते हैं, जैसे हमारा इनकम टैक्स एपिलिएट ट्राइब्यूनल है एक। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, इनकम टैक्स एपिलिएट ट्राइब्यूनल है। अब वो जो ट्राइब्यूनल है, वो स्पेसिफिकली इनकम टैक्स रिलेटेड केसेस के लिए एक्सपर्ट है। अभी आपका कोई भी इनकम टैक्स का केस हो रहा है, ठीक है, लेट्स से मैं टैक्स चुरा रही हूँ, मैं टैक्स नहीं पे कर रही हूँ, मैं कोई टैक्स की प्रोविजन को प्रोहिबिट कर रही हूँ, नहीं मान रही हूँ, लूप होल्स यूज कर रही हूँ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा, ठीक है, मुझे पकड़ेगा। अब वो केस लेके क्या हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कहाँ जाएगा? भाई, उनके पास ऑलरेडी बहुत काम है, हाई कोर्ट के पास पड़ा हुआ है। अगर वो मेरा केस हैंडल करने बैठेंगे तो उनके पास वर्कलोड कितना बन जाएगा। तो इसीलिए ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये ट्राइब्यूनल्स में, अब जैसे ये इनकम टैक्स एपिलेट ट्राइब्यूनल है, ये स्पेशल ट्राइब्यूनल बन गया ओनली फॉर हैंडलिंग द इनकम टैक्स केसेस। ठीक है, इसमें डाइवर्सिटी नहीं है, इसमें स्पेशलाइज्ड केस को डील किया जा रहा है। जितना स्पेशलाइज्ड होकर आप काम करोगे, उतनी एक्सपर्टीज आएगी। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप एज अ टीचर, आपको टैक्स पढ़ाना है, अकाउंट्स पढ़ाना है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाना है, आपको ऑडिट पढ़ाना है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं आपको, तो क्या आप किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज लिया होगे? वहीं पर अगर मैं दूसरे बच्चे को बोल दूं कि तेरे को सिर्फ लॉ सब्जेक्ट ही पढ़ाना है, तो उसकी उस प्रॉपर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज आ जाएगी, क्योंकि वो बार बार लॉ पढ़ाएगा, वो बार बार लॉ के ऊपर रिसर्च करेगा, प्री एग्जाम्पल्स को इम्प्रूव करेगा, इतना रिसर्च कर लेगा ना लॉ के ऊपर, कि उसकी नॉलेज, लोगों को लेके उसकी नॉलेज नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। इसीलिए ट्राइब्यूनल्स जो भी हैं, वो किसी एक पर्पस, किसी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं। क्योंकि जैसे अभी ये इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है, ये सिर्फ इनकम टैक्स रिलेटेड केसेस को ही डील करेगा, तो इसको इनकम टैक्स से रिलेटेड पूरी प्रॉपर नॉलेज होगी, एक्सपर्टीज होगी। ठीक है, वैसे ही हमारा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल होता है, इसमें इन्वायरमेंट इश्यूज जाते हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो डील किए जाते हैं इस ट्राइब्यूनल में। स्पेसिफिकली वो इन्हीं पर्पसेस के लिए ट्राइब्यूनल बनाया गया है। ठीक है, जुडिशियल और कोजी जुडिशियल ड्यूटीज। अभी जुडिशियल ड्यूटीज और कोजी जुडिशियल ड्यूटीज का मतलब क्या है? अब मैंने ये तो बता दिया कि ट्राइब्यूनल का पर्पस क्या है, ट्राइब्यूनल को बनाया क्यों गया है। सबसे पहला तो पर्पस ये है कि जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्ट का वर्कलोड है, वो डिक्रीज हो सके, और जो आपके स्पेशलाइज्ड और टेक्निकल मैटर्स हैं, उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल है जो उन्हें डील करेगा। उनके पास उस चीज की एक्सपर्टीज है। ठीक है, जस्ट लाइक एकदम कोर्ट के जैसे उसमें सब कुछ होता है, वैसे जज बैठा होता है आपका,
दोनों पार्टीज अपनी अपील दे रही होती है, एक जजमेंट निकल के आती है, सेम ट्राइब्यूनल के जैसे ही होता है सब कुछ वहां पे। बस वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज दे सकते हैं, जो कि आपको बाकी ट्रेडिशनल कोर्ट्स नहीं दे सकते हैं। और बाकी ट्रेडिशनल कोर्ट में आपको वर्कलोड भी डिक्रीज हो जाएगा। ये दो पर्पज आपको याद रखने हैं बस। अगर आपको एमसीक्यू में पूछ ले व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्राइब्यूनल, फर्स्ट वन इज कि वर्कलोड, ट्रेडिशनल कोर्ट्स का वर्कलोड डिक्रीज हो सके, और जो हमारे टेक्निकल मैटर्स हैं उसमें एक्सपर्टीज आ सके। इन्हीं दो पर्पज के लिए ट्राइब्यूनल को बनाया गया था। सेकंड, जुडिशियल और कोजी जुडिशियल ड्यूटीज। अब इन ट्राइब्यूनल की ड्यूटीज क्या है? सबसे पहले तो जुडिशियल वर्ड तो आपको पता ही है, जो हमारी ट्रेडिशनल कोर्ट्स की ड्यूटी होती है जस्टिस देना, वही हमारे ट्राइब्यूनल्स की भी ड्यूटी है। नेक्स्ट, कोजी जुडिशियल ड्यूटीज क्यों लिखा है? कोजी जुडिशियल ड्यूटीज मतलब बेटा की पार्शियल पार्शियल। अब जैसे कोजी, कोजी वर्ड से आप मतलब समझो पार्शियल। अब इसका मतलब क्या है मैम? पार्शियल जुडिशियल ड्यूटीज क्या कहना चाहते हो आप इससे? हमारे जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स होते हैं उनमें प्रॉपर पूरा केस लड़ा जाता है हमारा, है ना। पहले अपील की जाती है, देन लॉयर्स आते हैं, प्रॉपरली अपनी दोनों अपील देते हैं, एक रिस्पोंडेंट होता है, एक डिफेंडेंट होता है, ठीक है। प्रॉपर पूरी आपके मतलब दलीलें चलती हैं वहां पे, देन जजमेंट दी जाती है, हियरिंग्स पड़ती हैं कितनी, ठीक है। प्रॉपर एक प्रोसेस चलता है। बट ट्राइब्यूनल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्राइब्यूनल बनाए क्यों गए हैं? एक तो आपका जो केस है वो जल्दी रिजॉल्व हो सके, हेक्टिक ना हो आपके लिए, तो इसमें जो प्रोसीजर है वो काफी हद तक कम है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कोर्ट, इसलिए इसे कॉजी, इसकी ड्यूटीज को कॉजी जुडिशियल ड्यूटीज भी कहा जाता है। Tribunals can perform judicial functions like a court or quasi-judicial functions less formal but still involving legal judgments. वो judicial functions भी perform कर सकता है और quasi-judicial functions भी perform कर सकता है, ठीक है। दे केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ स्पेशल एक्ट। अब जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं ना, ये किसी स्पेशल एक्ट की वजह से एग्जिस्टेंस में आते हैं। जैसे कि बेटा देखो, जो अपना एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अब ये क्यों आया था एग्जिस्टेंस में? आपका कंपनीज एक्ट की वजह से ये एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। कंपनीज एक्ट बना, उसमें लिखा गया कि हमें एनसीएलटी की जरूरत है। अभी कंपनीज एक्ट के रिलेटेड आपके जितने भी केसेस होंगे, कितना भी आपको लड़ना है कंपनीज एक्ट के रिलेटेड, आप ट्रेडिशनल कोर्ट में नहीं जाओगे, आप एनसीएलटी में लड़ने जाओगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में लड़ने के लिए जाओगे, ठीक है। तीन बातें बेटा अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया आपको, उसमें तीन बातें आपकी याद रखने वाली है। क्या बात है? सबसे पहले आपसे कोई पूछ सकता है कि पर्पस क्या है ट्रिब्यूनल का? फटाफट बोलो, पर्पस क्या है ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश करने का? मैम, ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश करने का पर्पस ये है कि ट्रेडिशनल कोर्ट के वर्कलोड को डिक्रीज किया जा सके, एज वेल एज जो आपके टेक्निकल मैटर्स हैं उसमें एक्सपर्टीज लाके आ सके हम। सेकेंड, जो ड्यूटीज क्या है हमारे ट्रिब्यूनल की? हमारे ट्रिब्यूनल की दो तरह की ड्यूटीज है, जुडिशियल एज वेल एज कोजी जुडिशियल ड्यूटीज। दोनों का मतलब मैंने आपको बता दिया। देन थर्ड लाइन आपको जो याद रखनी है, ट्रिब्यूनल हमारे क्यों एग्जिस्टेंस में आते हैं? किसी स्पेशल एक्ट की वजह से हमारे ट्रिब्यूनल एग्जिस्टेंस में आते हैं। एक काम करते हैं बेटा जी, हमने इसे साथ साथ में लिख लेते हैं। लिखो सारे बच्चे मेरे साथ। फर्स्ट पॉइंट, पर्पस ऑफ ट्रिब्यूनल। आप सबको मेरे साथ साथ ये लिखना है, क्योंकि बेटा ये ना आपके रिवीजन के टाइम में बाद में आपको हेल्प करेगा। पर्पस ऑफ ट्रिब्यूनल क्या है? फर्स्ट हमारा पर्पस है टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ ट्रेडिशनल कोर्ट्स सेकेंड पर्पस हमारे पास क्या है? टू ब्रिंग एक्सपर्टीज इन टेक्निकल एंड स्पेशलाइज्ड लीगल मैटर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ड्यूटीज क्या है हमारे ट्रिब्यूनल की? जुडिशियल ड्यूटीज एंड quasi जुडिशियल ड्यूटीज। इसको ब्रैकेट में लिख लो, quasi का मतलब पार्शियल, ठीक है। थर्ड लाइन जो हमने पढ़ी, ट्रिब्यूनल came into existence under special
एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, NCLT came into existence because of कंपनीज एक्ट। ठीक है, डन। ट्रिब्यूनल के बारे में हमने जितनी भी अभी तक चीजें पढ़ी हैं, 3 चीजें पढ़ी हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रिब्यूनलिज्म, सुप्रीम कोर्ट व्यू। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है ट्रिब्यूनल की इंडिपेंडेंस के ऊपर। अब बेटे जी ट्रिब्यूनल में आपको केस लड़ने के लिए जाना है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ट्रिब्यूनल के पास सेम ट्रेडिशनल कोर्ट के जैसी पावर्स होनी चाहिए। आप क्या मानते हो, होनी चाहिए ना, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स को कोर्ट के, ट्रेडिशनल कोर्ट के वर्कलोड को खत्म करने के लिए एग्जिस्टेंस में लाया गया है। अगर ट्रिब्यूनल के पास कोई पावर ही नहीं होगी, अगर उसे पावर ही नहीं दी गई कि भाई तू ये सजा सुना सकता है या वो सजा सुना सकता है, तो इतनी पेनल्टी, अगर उसे कह देंगे कि तू 50,000 से ज्यादा की पेनल्टी नहीं लगा सकता, अगर ट्रिब्यूनल्स को ये ऑर्डर दिया गया कि तू 50,000 से ज्यादा की पेनल्टी नहीं लगा सकता, लेट से NCLT को ये बोला गया, ठीक है, तो अभी अगर किसी कंपनी ने फ्रॉड ही आपका लेट से 500 करोड़ का गया है, तो आप उसको 50,000 की पेनल्टी लगा के क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर इस केस में ये कोर्ट को इस केस को हाई कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा। तो क्या फायदा हुआ ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश करने का, कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो इसीलिए ट्रिब्यूनल्स को एक इंडिपेंडेंट व्यू देना बहुत जरूरी था, उन्हें इंडिपेंडेंस देना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप तभी कोई भी केस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास राइट हो गया। अगर आपके पास सिर्फ ड्यूटीज है, राइट कोई भी नहीं है, तो क्या आप अपनी ड्यूटीज को परफेक्टली परफॉर्म कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है ट्रिब्यूनल्स की इंडिपेंडेंस के ऊपर, The Supreme Court has emphasized that the tribunal should operate with the same level of independence from the executive branch as traditional courts। जैसी इंडिपेंडेंस ट्रेडिशनल कोर्ट्स को मिली हुई है, वैसे सेम इंडिपेंडेंस हमारे ट्रिब्यूनल्स को भी मिलेगी। अगर ट्रेडिशनल कोर्ट के पास पावर है कि वो सजा दे सकती है, तो ट्रिब्यूनल के पास भी पावर है, वो सजा दे सकती है। अगर ट्रेडिशनल कोर्ट के पास पावर है कि वो पार्टीज को इम्फेसिस कर सकती है, जोर लगा सकती है कि आपको हियरिंग वाले दिन आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको इतने की पेनल्टी लगेगी, तो ट्रिब्यूनल के पास भी पावर है कि वो पार्टीज को इम्फेसिस करेगी कि आपको हियरिंग पे आना ही पड़ेगा, वरना बंदा हियरिंग पे नहीं आएगा। जो बंदे ने अपील किया है वो बंदा परेशान हो जाएगा, सामने वाला कंपनी ने फ्रॉड किया जो हियरिंग पे ही नहीं आ रही है। ट्रिब्यूनल के पास अगर पावर ही ना होती तो ऐसे ही होता ना। तो इसीलिए जो सेम पावर्स हमारे ट्रेडिशनल कोर्ट के पास है, वही सेम पावर हमारे ट्रिब्यूनल के पास भी है। दिस इंक्लूड्स इंश्योरिंग, अब इसमें क्या क्या है जो सेम पावर्स दी गई है हमारे ट्रिब्यूनल को ट्रेडिशनल कोर्ट से, क्या क्या पावर्स है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स। अब ट्रिब्यूनल में मेंबर्स कैसे सिलेक्ट होते हैं बेटा, सबसे पहले ना एक सिलेक्शन कमेटी बैठाई जाती है। ठीक है, हमारी जो बुक में है उसमें प्रोसेस नहीं लिखा हुआ है, उसमें जस्ट इतना लिखा है पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जैसी सेम इंडिपेंडेंस ट्रेडिशनल कोर्ट को मिलेगी, वैसी इंडिपेंडेंस हमारे ट्रिब्यूनल्स को भी मिलेगी। उन्होंने किस व्यू में इंडिपेंडेंस मिली है वो व्यू लिख दिया है यहाँ पे। सबसे पहला व्यू लिखा है कि सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स में ट्रिब्यूनल को सबसे पहले इंडिपेंडेंस मिलेगी। क्या इंडिपेंडेंस मिलेगी, उसके लिए सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि ट्रिब्यूनल में मेंबर्स सिलेक्ट होने का प्रोसीजर क्या है, फिर आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आएगा। तो बेटा देखो, सबसे पहले एक सिलेक्शन कमेटी बिठाई जाती है, ठीक है, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स आपके बैठते हैं उस सिलेक्शन कमेटी में, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है उस कमेटी का एक चेयरमैन। ठीक है, पहले सबसे पहले एक सिलेक्शन कमेटी बिठाई जाती है, देन एक चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है, देन उसके बाद जुडिशियल एंड एक्सपर्ट्स मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं इस कमेटी की एडवाइस की मदद से। जैसे ही कमेटी आपको एडवाइस करेगी कि हाँ इस पर्सन को आप बना सकते हो, वैसे वैसे आपके जुडिशियल एंड एक्सपर्ट मेंबर बनते जाते हैं ट्रिब्यूनल्स के लिए। ठीक है, अभी इस पॉइंट में क्या बोला हुआ है, अ ट्रांसपेरेंट एंड फेयर प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग द ट्रिब्यूनल मेंबर्स। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट और फेयर एक प्रोसीजर रहेगा ट्रिब्यूनल मेंबर्स अपॉइंट करने का। जैसे ट्रेडिशनल कोर्ट में एक प्रॉपर प्रोसीजर रहता है कि कौन पर्सन एज अ जज अपॉइंट हो सकता है, वैसे भी इसमें एक ट्रांसपेरेंट एंड फेयर प्रोसेस रहता है। सिर्फ वो लोग जो कैपेबल हैं रियल में, जिनके पास कैपेबिलिटी है कि वो ट्रिब्यूनल में एज अ जज बैठ सकते हैं, वही लोग यहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि बेटे ये ट्रिब्यूनल सब्सटीट्यूट है ट्रेडिशनल कोर्ट्स का। ठीक है, कोई छोटी बात नहीं है हमारी। नेक्स्ट वन इज कंपोजिशन। ट्रिब्यूनल्स often include both judicial members with a legal background and technical member with expertise in specific fields।
कंपोजिशन मतलब कि अब जो मेंबर्स होंगे, जो आपके ट्रिब्यूनल में टीम बैठेगी प्रॉपर जजेस की, उसका कंपोजिशन कैसे होगा, तो मतलब कौन कौन लोग उसमें बैठेंगे। तो सबसे पहले एक तो लीगल बैकग्राउंड वाले बंदे बैठेंगे उसमें, जिनको लॉ की प्रॉपर नॉलेज हो। ठीक है, लॉ की नॉलेज है, ठीक है, बट अगर अगर मैं एनसीएलटी भी खोल रही हूँ, एनसीएलटी भी अगर मुझे खोलना है, मतलब ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी खोलना है, तो उसमें मेरे को जो जजेस का मेंबर है वो किस तरह से चाहिए होंगे। एक तो जिन्हें लॉ की प्रॉपर नॉलेज हो, दूसरा मुझे ऐसे लोग चाहिए जिन्हें कंपनीज एक्ट की प्रॉपर नॉलेज हो, कंपनी की वर्किंग की, प्रैक्टिकल वर्किंग की प्रॉपर नॉलेज हो। ठीक है, तो जो ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाए गए हैं, ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं हमारे किसी स्पेसिफिक केस को एक्सपर्टीज के साथ हैंडल करने के लिए। तो लॉ लीगल बैकग्राउंड वाले पर्सन तो चाहिए ही चाहिए, सॉरी, साथ में हमें कौन से पर्सन चाहिए जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड भी हो, जिन्हें एक्सपर्टीज हो उस स्पेसिफिक फील्ड में। ठीक है, टू हैंडल टेक्निकल केसेस, ताकि आप टेक्निकल केसेस को इफेक्टिवली हैंडल कर सको। टिपिकली ओनली एक्सपीरियंस्ड जज और सीनियर लॉयर्स आर अपॉइंटेड एज अ जुडिशियल मेंबर्स। टिपिकली जो आपके इसमें ट्रिब्यूनल में जो जजेस बैठते हैं वो कौन से बैठते हैं, एक्सपीरियंस्ड जज, जो आपके जज रिटायर हो चुके होते हैं, या फिर जो आपके सीनियर लॉयर्स होते हैं ना, वो लोग यहाँ पे बैठते हैं, उन्हीं लोगों को लॉ की प्रॉपर नॉलेज होगी ना। ठीक है, देन इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। The court recommended that administrative functions of the tribunal be managed by the law ministry rather than by the ministries related to specific subject areas. An independent National Tribunal Commission was suggested for overseeing the tribunal administration, but this has not yet been implemented. But ये लाइन अब की नहीं है अभी, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है, तो इस लाइन को हम काट देंगे। अभी इसमें क्या बोला है, ट्रिब्यूनल तो हमने बिठा लिया, अब आप किसी भी पर्सन को कुछ पावर देते हो तो उसके ऊपर एक आपको अथॉरिटी बिठानी पड़ती है, जो उसको प्रॉपरली टाइम टू टाइम रेगुलेट करती रहे कि उसको जो पावर्स मिली है, उसको जो ड्यूटीज मिली है, उसका प्रॉपरली ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, जो पावर्स मिली है उसे सही तरीके से यूज किया जा रहा है कि नहीं, जो ड्यूटीज है वो प्रॉपरली परफॉर्म की जा रही है कि नहीं। ठीक है, आपके ऊपर कोई ना कोई अथॉरिटी बैठेगी। उसी तरह से ट्रिब्यूनल तो खोल दिए, अब क्या ट्रिब्यूनल को अंधाधुंध पावर दे देंगे, वो तो फिर कुछ भी करेंगे, हम करेंगे नहीं। तो इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी हमें चाहिए थी इससे ऊपर वाली, तो नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन सारा ध्यान रखती थी कि ट्रिब्यूनल के अंदर कोई भी मैटर आ रहा है, अभी ऐसा थोड़ी है कि ट्रिब्यूनल में खुद में कोई मैटर नहीं आएगा। अगर ट्रिब्यूनल में खुद में आपस में कुछ लड़ाई हो जाती है, या फिर ऐसे सोच लो कि ट्रिब्यूनल के मेंबर्स कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, जो उनके मेंबर्स हैं उनकी जो सैलरी है वो कितनी रहेगी, ये सब चीजें डिसाइड करने के लिए कोई ना कोई चाहिए था। ट्रिब्यूनल की एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके फंक्शन को खुद को मैनेज करने के लिए हमें कोई ना कोई अथॉरिटी चाहिए थी, तो इसीलिए नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट केस लोड इश्यूज। अब केस लोड इश्यूज में क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले इंटेंडेड पर्पस। मैनी ट्रिब्यूनल्स वर सेट अप टू रिड्यूस द नंबर ऑफ केसेस इन द रेगुलर कोर्ट्स। मैंने पहले ही बताया था, केस लोड जो रेगुलर कोर्ट में बहुत ज्यादा केस लोड हो रहा था, उसे रिड्यूस करने के लिए हमारे ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किए गए थे। Current challenges. Some tribunals are now facing high number of cases and delays just like traditional courts. आज करंट चैलेंजेस क्या है हमारे ट्रिब्यूनल्स के, कि आजकल ट्रिब्यूनल्स का भी वही हाल है। क्यों बनाया गया था ट्रिब्यूनल, ताकि वर्कलोड कम हो सके, बट आजकल ट्रिब्यूनल का भी वही हाल है, केस लटके पड़े हुए हैं, देरी देरी से उनकी हियरिंग्स पे हियरिंग्स चलती जा रही है, वर्कलोड उनको भी बहुत ज्यादा हो रहा है, डिलेज हो रहे हैं आपकी जजमेंट सुनाने में। ठीक है, सेम हाल ट्रिब्यूनल का भी हो गया हुआ है, जस्ट लाइक ट्रेडिशनल कोर्ट। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स खत्म होता है। क्या पढ़ा ट्रिब्यूनल में, सबसे पहले हमने पर्पस पढ़ा, क्या पर्पस है, वर्कलोड खत्म करने के लिए ट्रेडिशनल कोर्ट्स का, एंड किसी टेक्निकल एंड स्पेशलाइज्ड फील्ड में एक्सपर्टीज लाने के लिए। देन उनके ड्यूटीज कौन सी है, जुडिशियल एज वेल एज क्वाजी जुडिशियल, दोनों ही ड्यूटीज हैं हमारे ट्रिब्यूनल्स की। फिर हमने पढ़ा इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रिब्यूनल, ये भी साथ में लिख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा, इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रिब्यूनल। ठीक है, tribunals have same level of independence as
the traditional courts have। ठीक है, इसमें हमने दो चीजें पढ़ी, कौन कौन सी? एक हमने पढ़ा सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स, देन हमने देखा इसमें कंपोजिशन ऑफ मेंबर्स। अब सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स में हमने क्या देखा था कि ट्रिब्यूनल में भी जो मेंबर्स बैठेंगे हमारे जजमेंट के लिए, उनका सिलेक्शन भी ऐसे नहीं हो जाता है कि किसी भी अरे गरे नथु गरे बंदे को उठा के हमने बिठा दिया। एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर इज फॉलोड। ठीक है, एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमारे जजेस को अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको प्रोसीजर बताया, पहले एक सिलेक्शन कमेटी बिठाई जाती है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से हमारा चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है, फिर वो कमेटी मिल के हमारे जजेस और हमारे मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट करती है। ठीक है, एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ऐसे ही नहीं हो जाते उनके मेंबर्स की सिलेक्शन। देन हमारे जो मेंबर सिलेक्ट हुए उनका कंपोजिशन कैसे होगा? उसमें कुछ मेंबर्स होंगे हमारे लीगल बैकग्राउंड वाले और कुछ मेंबर्स होंगे हमारे टेक्निकल बैकग्राउंड वाले। ठीक है, अगर एनसीएलटी बन रही है तो एनसीएलटी के रिलेटेड जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, अगर हमारा कोई इन्वायरमेंट रिलेटेड ट्रिब्यूनल बन रहा है तो उसके रिलेटेड टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हमें चाहिए। ठीक है, ये हमने कंपोजिशन में पढ़ा था। देन हमने इसमें एक और चीज पढ़ी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके जितने भी ट्रिब्यूनल के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो गए, अब ट्रिब्यूनल खुद में भी तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी वर्किंग होगी ना, तो उस ट्रिब्यूनल की वर्किंग को मैनेज करने के लिए क्या बनाया गया था हमारा नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन ट्रिब्यूनल के अंदर जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं उसे हैंडल करती है। ठीक है, देख लो एक बार ट्रिब्यूनल के बारे में हमने ये सब लिखा है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना ले लो। ठीक है, डन। ये भी आप सब बच्चों को ये लिखना है कॉपी पे बेटा, जो मैं लिखा रही हूँ, और इसी के साथ हमारा ट्रिब्यूनल खत्म होता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सिस्टम के ऊपर। कोर्ट पढ़ लिया हमने, ट्रिब्यूनल भी पढ़ लिया जो कोर्ट का सब्स्टिट्यूट है। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट हमें पढ़ना है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब मैम ये कौन सी बला का नाम है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? बेटा जी अब इसमें क्या होता है, जस्ट लाइक हमारे कोर्ट होते हैं, उससे नीचे फिर हमारे ट्रिब्यूनल आए वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए, देन अब उसके नीचे आ रहे हैं हमारे पास ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। The process by which dispute between the parties are settled or brought to the result without the intervention of judicial institutions। ठीक है, अब देखो अभी कुछ छोटे मोटे केसेस होंगे जिनके लिए हमें पूरे एक जुडिशियल प्रोसीजर की जरूरत ही नहीं है। जैसे हमारे घर में लड़ाई हो गई है प्रॉपर्टी को लेके, आई डोंट वांट कि मैं कोर्ट में जाऊं, देन वहां पे हेयरिंग्स पड़े, कोई कुछ दलील दे कोई कुछ दलील दे, फालतू की लड़ाइयां हो, केस खींचा जाए, प्रॉपर्टी किसी के भी नाम ना जाए। ऐसा ही होगा अगर मैं कोर्ट में चली गई। मैं नहीं चाहती कि ये सब हो, तो मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्ट यही इसी वर्ड से याद रखना, मेरे पास ऑल्टरनेटिव क्या है? मैं पूरा जुडिशियल प्रोसेस नहीं फॉलो करना चाहती हूँ, तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसीलिए इसको ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या कहा जाता है बेटा, नाम से क्लियर हो रहा है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जो हमारे बीच में डिस्प्यूट हो रहे हैं ना, उस डिस्प्यूट को वो रिजोल्व करता है विदाउट द जुडिशियल इंटरवेंशन। ठीक है, कोई हमारा कोर्ट का प्रोसीजर नहीं रहेगा, कोई हियरिंग नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। जुडिशियल इंटरवेंशन के बिना हमारे जो डिस्प्यूट है उसे रिजोल्व किया जाएगा, एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ उसे रिजोल्व किया जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। द प्रोसेस बाय विच डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज आर सेटल्ड। जो दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है, ये देखो एक ये पार्टी है और एक ये पार्टी, इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है, इसे थर्ड पर्सन बैठ के, ये हमारा कोई जज नहीं है, ठीक है, नॉर्मल पर्सन है, ये थर्ड पर्सन बैठ के इनको सॉल्व करेगा और brought to result without the intervention of judicial institution and without any trial is known as alternate dispute resolution. It offers to resolve all the types of matter including civil, criminal, industrial and family etc.
हर टाइप ऑफ मैटर आपकी इच्छा है, अगर आप ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से सॉल्व करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई भी सिविल हो, कोई भी क्रिमिनल हो, इंडस्ट्रियल या फिर फैमिली रिलेटेड कोई भी मैटर हो। अब ये नहीं है कि रेप केस का मैटर है आप मुंह उठा के चले कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में रिजॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना बच्चे, कुछ तो भी लिमिट्स हैं। कि रेप केस तो अब आप ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में नहीं लेके जा सकते, वो तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट में ही जाएगा, वो तो सबोर्डिनेट कोर्ट्स में भी नहीं जाएगा। ठीक है। और मेन बात, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में केसेस तभी तभी जाते हैं अगर दोनों पार्टीज रेडी हैं कि हम म्यूचुअल कंसेंट के साथ इस केस को सॉल्व करना चाहते हैं। अभी रेप केस है तो क्या लड़की के फैमिली वाले रेडी होंगे कि हम म्यूचुअल कंसेंट के साथ इस केस को खत्म कर देते हैं? नहीं होता ना ऐसा पॉसिबल। तो इसीलिए थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में वही केसेस जाएंगे जो दोनों पार्टीज रेडी हैं म्यूचुअल कंसेंट के साथ उसे सॉल्व करने के लिए, where people are not being able to start and type negotiation and reach the settlement। ठीक है। Generally, ADR uses neutral third party who helps the parties to communicate। क्या बोल रहे हैं कि जो जनरली alternate dispute resolution में ना न्यूट्रल थर्ड पार्टी को यूज किया जाता है। अब इस न्यूट्रल थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? न्यूट्रल थर्ड पार्टी मतलब एक ऐसी पार्टी जो दोनों ही पार्टीज के साथ रिलेटेड नहीं है। अब सोचो मेरे में और मेरी राम में और शाम में हो जाती है लड़ाई। ठीक है, इन दोनों में प्रॉपर्टी को लेके हो जाती है लड़ाई दो। ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे है हमारे पास एक अलग पर्सन सीता। ठीक है। इस अब ये सीता जो है ना ये राम की है, लेट्स से गर्लफ्रेंड है ये राम की। ठीक है, सीता राम की गर्लफ्रेंड है। तो अब इस केस में अगर आप फैसला लेने के लिए सीता को बिठा दोगे तो जेन्युइन सी बात है सीता राम के केस में फैसला सुनाएगी, वो शाम को गलत ही बिठाएगी। ठीक है। तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जो थर्ड पार्टी रहेगी ना वो न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब कि वो दोनों से लिंक्ड नहीं होनी चाहिए, तभी तो उसका फैसला सही निकल पाएगा, वो सही सलाह दे पाएगी। नहीं तो वो एक ही बंदे के फेवर में सारी बातें करती रहेगी। ठीक है। Generally, ADR uses the neutral third party who helps the party to communicate, discuss the differences and resolve the dispute। जो दोनों पार्टीज को हेल्प करती है कम्युनिकेट करने में। अब मैम आप ऐसे बोल रहे हो कि दोनों पार्टीज को हेल्प करती है कम्युनिकेट करने में, क्या इसमें कोई ऑर्डर नहीं दिया जाता है जिसे फॉलो करना पड़ेगा? क्या इसमें सिर्फ वो बंदा बैठ के सजेशन दे देता है कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, जैसे हम दोस्तों में लड़ाई हो जाती है तो तीसरा पर्सन आके सुलह करवाने की कोशिश करता है, क्या वैसा होता है? तो सब चीजें इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई है एडीआर का मीनिंग क्या होता है ऊपर ऊपर से। अब हम मेन पढ़ेंगे मोड्स ऑफ एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मोड्स क्या हैं हमारे पास, कितनी तरह से हो सकता है हमारा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। 5 तरह के मोड्स हैं हमारे पास, कौन कौन से? सबसे पहले आर्बिट्रेशन, देन कंसिलिएशन, देन मेडिएशन, नेगोशिएशन एंड लोक अदालत। ये 5 मोड पढ़ने वाले हैं हम ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। इन 5 तरीकों से हमारा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वर्क करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है? इन द आर्बिट्रेशन द डिस्प्यूट इज सबमिटेड टू एन आर्बिट्रेटर और एन arbitral tribunal। The arbiter is a neutral third party or a panel of experts chosen by the parties involved or appointed by the arbitration institution। अब आर्बिट्रेशन में क्या होता है बेटा जी? दो पर्सन्स के बीच में लड़ाई हो गई है हमारी, लेट्स से दो कंपनीज के बीच में लड़ाई हो गई है। ये है राम कृष्ण एसोसिएट्स और यहाँ पे है हमारे पास वल्लभ भाई ग्रुप्स। ठीक है। ये दो पार्टीज हैं हमारी, इन दोनों के बीच में हो गई है हमारी डिस्प्यूट। लेट्स से किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिस्प्यूट हो गया, चलो कॉन्ट्रैक्ट भी बना ही लेते हैं ताकि हमें अच्छे से पूरा प्रॉपर एग्जांपल समझ आए। कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि रामकृष्ण एसोसिएट्स ने बोला था मेरे को आपसे क्या चाहिए? टायर्स चाहिए। क्या चाहिए मेरे को आपसे? टायर्स चाहिए। ठीक है। वल्लभ भाई ग्रुप्स ने क्या बोला था कि हम आपको टायर्स सप्लाई कर देंगे इफ इंडिया में वॉर नहीं स्टार्ट होता तो। ठीक है। वॉर अब किस में होने वाला था? लेट्स से जो हमारा वल्लभ भाई ग्रुप था ना ये था हमारा अमेरिका का। ठीक है। ये जो वल्लभ भाई ग्रुप था हमारा अमेरिका से मेन फाउंडेशन था इसका, इंडिया में उसकी ब्रांच खुली हुई थी। तो वल्लभ भाई ग्रुप्स ने बोला था
कि हम आपको माल सप्लाई कर देंगे इफ इंडिया और अमेरिका में डिस्प्यूट नहीं होता, वॉर नहीं स्टार्ट होती। सब एक इमेजिनेटरी एग्जांपल बना रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। वल्लभ भाई ने बोला था रामकृष्ण एसोसिएट्स को कि हम आपको माल सप्लाई कर देंगे इफ इंडिया और अमेरिका में डिस्प्यूट नहीं होता है तो, और ये कॉन्ट्रैक्ट इनका बना था, ठीक है। अब ये उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन में एक और बात लिखी थी कि अगर 13 अगस्त तक वॉर नहीं होता है इंडिया और अमेरिका के बीच में, देन हम आपको टायर्स सप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था। 13 अगस्त को तो वॉर नहीं हुई, क्या हुआ, 20 अगस्त को वॉर स्टार्ट हो गई इंडिया और अमेरिका के बीच, ठीक है। अब रामकृष्ण एसोसिएट्स बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 13 अगस्त की बात हुई थी, अगर 13 अगस्त तक वॉर स्टार्ट नहीं होती है, आज 20 अगस्त हो गई है, आज 13 को नहीं हुई है, 20 को जाके स्टार्ट हो रही है, तो हमारे टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको हमें माल सप्लाई करना पड़ेगा। पर वल्लभ भाई ग्रुप्स माल सप्लाई करने को रेडी नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी भाई शब्दों में मत जाओ, भावनाओं को समझो। हमारा कहने का मतलब था अगर इंडिया में और अमेरिका में लड़ाई होगी तो हम आपको नहीं से माल सप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अपने देश के साथ धोखाधड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम आपको ये माल सप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब ये केस, अब ये दोनों चाहते हैं कि हमारी पूरा हमें कोई जुडिशियल सिस्टम ना फॉलो करना पड़े, हमें प्रॉपर कोई कोर्ट में नहीं जाना है, एनसीएलटी में नहीं जाना, हमें ट्रिब्यूनल में नहीं जाना, कहीं पे भी नहीं जाना है, हमें ये आपस की सहमति के साथ इसे सॉल्व करना है। अगर दोनों सहमत हैं तो ये जाएंगे अभी आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे ये लोग, अभी आर्बिट्रेशन में जाएंगे। आर्बिट्रेशन में क्या होगा, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाएगा। आर्बिट्रेशन में क्या होगा, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाएगा। अब ये जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगी ना, ये इनका फैसला करवाने में हेल्प करेगी। अब ये जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी है, यहाँ तो ये दोनों पर्सन्स आपसी सहमति के साथ कुछ एक्सपर्ट्स को बिठाएंगे यहाँ पे। अब कोई ऐरा गैरा, अब कोई कोई भी ऐरा गैरा बंदा नहीं ना यहाँ पे बैठ सकता, कोई हमें प्रॉपर बंदा चाहिए जिसे पूरी नॉलेज हो, हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रॉपर नॉलेज हो, जिस पर्सन को, जिससे पता ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, वो कैसे फैसला सुनाएगा। तो ये दोनों पर्सन, ये दोनों पार्टीज आपसी सहमति के साथ, म्यूचुअल कंसेंट के साथ एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करेगी, या फिर ये दोनों पर्सन अपॉइंट करेंगे, या फिर आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करेगा। आप चले जाओगे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन के पास, उन्हें बोलोगे ऐसा ऐसा केस है, तो वो उस अकॉर्डिंग, उस केस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर देगा आपका केस देखने के लिए, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल कि आर्बिट्रेशन में कौन से वाले केसेस जाते हैं और उसमें कैसे डीलिंग की जाती है। अब उसका प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है वो हम आगे समझेंगे। डिसीजन कैसे लिया जाता है आर्बिट्रेशन में, द आर्बिट्रेटर मेक्स अ डिसीजन कॉल्ड एन अवार्ड। अब जो आर्बिट्रेटर डिसीजन लेगा ना, उसे हम क्या कहते हैं, अवार्ड कहते हैं। आफ्टर रिव्यूइंग द एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड बाय द बोथ द साइड, दिस डिसीजन इज जनरली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, मीनिंग दे मस्ट कंप्लाई विद इट। अब आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आप केस लेके, तो ये वाला केस लेके तो चले गए, अब क्या होगा, रामकृष्ण एसोसिएट्स और वल्लभ भाई ग्रुप्स दोनों ही अपनी अपील देंगे। वो अपना पॉइंट रखेगा वल्लभ भाई ग्रुप्स, रामकृष्ण एसोसिएट्स अपना पॉइंट रखेगा। अब जो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स आपने पॉइंट किया है, वो अपनी प्रॉपर सजेशन देंगे कि देखो भाई ये केस में ऐसे है कि वल्लभ भाई ग्रुप की ना फीलिंग्स को समझो, भावनाओं को समझो, वो माल सप्लाई नहीं कर सकते, उनके अपने देश के साथ धोखाधड़ी हो जाएगी। उनका कहने का मतलब यही था कि अगर वॉर हो जाएगी तो हम माल सप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये 13 अगस्त वाला तो उस टाइम एक्सपेक्टेड था कि अगर लड़ाई वॉर होगी तो 13 अगस्त तक होगी, अब वो वॉर 20 को हो रही है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। देन वो वल्लभ भाई ग्रुप को, पहले तो ये रामकृष्ण को ये बात बोलेंगे, फिर वो वल्लभ भाई ग्रुप्स को बोलेंगे कि देखो वो भी अपनी जगह पे गलत नहीं है, आप ऐसा करो कि 50% माल सप्लाई कर दो, ताकि जो उनकी इमरजेंसी है, ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग ना रुक जाए, उनको उतना माल सप्लाई कर दो जब तक, तब तक वो अपना कोई और कॉन्ट्रैक्टर देख लेंगे। और अगर उन्होंने कोई आपको एडवांस दे रखा है तो जितना आप माल सप्लाई कर रहे हो उतना एडवांस रखो, बाकी का पैसा वापस कर दो। मतलब आपसी सहमति करवाएंगे उसमें। उसमें इसमें कितनी सिचुएशन हो सकती है, एक तो विन विन सिचुएशन हो सकती है, एक तो विन लॉस सिचुएशन हो सकती है। इसमें दो सिचुएशन हमारी हो सकती है। अब विन विन सिचुएशन क्या है, दोनों ही पार्टीज जीते। अभी जो मैंने आपको केस बताया, दोनों ही पार्टीज फायदे में चल रही है, ठीक है, किसी का इतना नुकसान नहीं हो रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आर्बिट्रेशन बोल देते कि भाई रामकृष्ण एसोसिएट्स वल्लभ भाई ग्रुप की भावनाओं को समझो, वो नहीं माल सप्लाई कर सकते हैं, आप उनसे नहीं मांग सकते हो माल।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विन लॉस सिचुएशन हो जाएगी। वल्लभ भाई ग्रुप्स विन कर जाएगा, रामकृष्ण एसोसिएट्स लॉस कर जाएगा। तो आर्बिट्रेशन में ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब वो दोनों की अपीलें सुनते हैं, दोनों को सजेशन देते हैं कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, प्रॉपर दोनों की मतलब सुलह करवाते हैं। अब देखोगे किसी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाए, तो वो अगर हस्बैंड वाइफ आपस में बात ही ना करें तो क्या उनमें सुलह हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, वो किसी डिसीजन पे ही नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस केस में हमें कोई थर्ड पर्सन चाहिए होता है जो उनकी बैठ के बात कम से कम स्टार्ट करवा दे। तो वही है ये हमारा आर्बिट्रेशन, कि ये हमारा बीच में आता है और प्रॉपर सॉल्व करवाता है हमारे केसेस को। आर्बिट्रेशन सिर्फ बात नहीं करवाता है, आर्बिट्रेशन क्या करवाता है, अब लेट्स से लड़की की बेस्ट फ्रेंड आ गई है वहां पे, वो लड़के की भी बेस्ट फ्रेंड है, की भी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, दो कपल्स है हमारे, ये दो कपल्स हैं हमारे यहाँ पे, इन दोनों के बीच में हो गई है लड़ाई। तो अभी ये आपस में ना बात ही नहीं कर रहे हैं। भाई बात करोगे तो सुलह होगी ना, किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे। यहाँ तो आर करो, यहाँ तो पार करो, यहाँ तो ब्रेकअप करो, यहाँ तो पैचअप करो, दोनों में से एक चीज करो। बीपी क्यों बढ़ा रहे हो भाई मेरा? या तो ब्रेकअप करो या पैचअप करो, एक दूसरे का बीपी बढ़ा रखा हुआ है फालतू में, बात तो करो। तो इस केस में अभी एक न्यूट्रल पार्टी को अपॉइंट किया जाएगा, लेट्स से है हमारी नेहा। ये क्या करेगी, अब ये इन दोनों के बीच में बात करवाएगी सबसे पहले। दोनों की अभी कोई ना कोई पर्सन आया तो कम से कम बात तो होगी ना। तो ये दोनों की अपील सुनेगी, अपना पॉइंट उन्हें बताएगी। अब जब बात हो रही है तो दोनों एक दूसरे के पॉइंट सुनेंगे, समझेंगे, देन किसी एक फाइनल डिसीजन के ऊपर पहुंचेंगे। लेट्स से दोनों ने डिसाइड कर लिया कि चलो पैचअप कर लेते हैं, तो आर्बिट्रेशन हमारा मतलब कि नेहा बोलेगी ठीक है पैचअप डन है। अगर दोनों लड़े ही जा रहे हैं भाई, किसी डिसीजन पे पहुंच ही नहीं रहे हैं, तो नेहा खुद ही सारे अपील सुन के, सारे सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करके वो खुद ही बोल देगी कि भाई आपका कुछ नहीं हो सकता है, ब्रेकअप करो, तोड़ो, कोई लिंक रखने की जरूरत नहीं है, बीच में हमारी किश्ती मत रखो, बीपी मत बढ़ाओ किसी का भी, आप ब्रेकअप ही कर लो। ठीक है, ऐसा हो जाता है हमारे आर्बिट्रेशन में, समझे। अब आर्बिट्रेशन के जो हमारे फैसले होते हैं ना, वो बेटा बाइंडिंग हो जाते हैं। आर्बिट्रेशन बैठा तो है आपकी सुलह करवाने के लिए, पर एक बार जो आर्बिट्रेशन ने फैसला सुना दिया, वो फैसला क्या हो जाएगा, फिर बाइंडिंग हो जाएगा। जब तक हमारी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, आर्बिट्रेशन में बातें चल रही हैं, तब तक दलीलें दो, सब बात करो, प्रॉपर करो। एक बार जो आर्बिट्रेशन का फैसला निकल गया, वो फैसला फिर फाइनल हो जाएगा, सबको वो मानना ही पड़ेगा। Arbitration is designed to minimize judicial interventions. Courts have very limited scope to intervene in arbitration proceedings. अभी ये जो आर्बिट्रेशन अगेन किस लिए बनाया गया है, कोर्ट का, ट्रेडिशनल कोर्ट का वर्कलोड खत्म करने के लिए। और इसने इक्वल लाइन बोली है कि जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं उनका आर्बिट्रेशन में बहुत कम इंटरवेंशन होता है, वो आर्बिट्रेशन में ज्यादा घुसते नहीं है, आर्बिट्रेशन अपने अकॉर्डिंग चलता है, उसके ऊपर कोई भी लॉज, लीगल प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होती हैं। यूजेज क्या है, आर्बिट्रेशन इज कॉमनली यूज्ड इन कमर्शियल डिस्प्यूट्स, कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट्स, international trade, among other areas. It is valued for its speed and specialized expertise. Of course, इसमें speedy decisions दिए जाएंगे, क्योंकि भाई दोनों की म्यूचुअल कंसेंट लग रही है, दोनों को जो चाहिए उसके बीच का एक रास्ता निकाला जाता है। जैसे आप सब्जी लेने जाओ तो भैया बोलते हैं कि 100 पर केजी पड़ेगी, आप बोलते हो नहीं भैया 70 पर केजी पड़ेगी, तो फिर आप कहते हो ना चलो ना तेरी ना मेरी 80 पर केजी में ले जाओ। ठीक है, तो ये वही आर्बिट्रेशन करता है, ना तेरी ना मेरी, बीच वाला सोल्यूशन निकाल देता है। बट इसमें एक बात आपको जो याद रखनी है, आर्बिट्रेशन का जो फैसला निकल के आता है वो हमारा फिर बाइंडिंग हो जाता है। दूसरी चीज इसमें याद रखने वाली, आर्बिट्रेशन का जो हमारा फैसला होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवॉर्ड कहते हैं हम आर्बिट्रेशन के फैसले को। नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड क्या है हमारे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, कंसीलिएशन। ठीक है, हम 5 मेथड पढ़ रहे थे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के। फर्स्ट हमने आर्बिट्रेशन पढ़ लिया, सेकंड वन इज कंसीलिएशन। कंसीलिएशन का मतलब क्या होता है, कंसीलिएशन इज अ वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स वेयर अ न्यूट्रल पर्सन कॉल्ड द कंसीलिएटर हेल्प्स द पार्टीज इन्वॉल्व्ड वर्क आउट अ सॉल्यूशन। अभी आर्बिट्रेशन में जो पर्सन काम कर रहा था उसे हम क्या कह रहे थे, आर्बिट्रेटर कह रहे थे। बेटा अभी ना सारा समझो, लास्ट में मैं आपको प्रॉपर डिफरेंस बना के दूंगी, प्रॉपर चार्ट बना के दूंगी। ठीक है, आर्बिट्रेशन में जो पर्सन हमारा काम कर रहा था, जो हमारे डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा था, उसे हम क्या कह रहे थे, आर्बिट्रेटर कह रहे थे। अभी कंसिलिएशन में जो पर्सन काम कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कंसिलिएटर कहेंगे। ये हेल्प करता है जो पार्टीज हैं उन्हें एक कॉमन सॉल्यूशन तक पहुंचने में। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, the conciliator is like a referee or a guide. They don't make decisions for the parties, but help them to talk about their issues. They can suggest ways to resolve the problem or give advice, but they don't impose any solutions.
अभी आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन का क्या डिफरेंस है? आर्बिट्रेशन में दोनों पार्टीज की अपील सुनी जाती है और आर्बिट्रेटर फैसला सुनाता है कि ऐसा ऐसा करो, ठीक है। वो दोनों पार्टीज के अपील्स को सुनता है, देन बीच का एक रास्ता निकालता है जिसके ऊपर दोनों पार्टीज फिर एग्री कर जाती है और वो जो सोल्यूशन है, जो भी आपका सोल्यूशन निकल के आता है केस का, वो बाइंडिंग हो जाता है। बट कंसिलिएशन में क्या होता है, कंसिलिएटर कोई फैसला नहीं सुनाता है। कंसिलिएटर बस दो पार्टीज को लेके आता है, उन्हें एंकरेज करता है बात करने के लिए। जैसे मैंने बोला ना कि वो दो पति पत्नी में लड़ाई हो गई है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लड़ाई हो गई है, तो पहले बात होगी तभी कुछ डिसीजन निकलेगा ना। तो अभी जो हमारी नेहा थी ना, इस बार नेहा ने कोई फैसला नहीं सुनाया। नेहा फैसला सुनाने नहीं आई, नेहा के पास इस बार इतना हक नहीं है कि वो फैसला सुना सके। पहले हमारी नेहा के पास बहुत हक था कि वो फैसला सुना सकती थी, या तो ब्रेकअप कर लो या तो पैचअप कर लो, ठीक है। वो फैसला सुनाती थी नेहा, पहले उसके पास इतना हक था, उसकी बात मानी जाती थी। बट अभी हमारी नेहा के पास इतना हक नहीं है। नेहा के पास सिर्फ इतना हक है कि वो इन दो पर्सन को साथ में लेके आएगी, देन उन्हें बात करवाएगी आपस में, क्योंकि बात करना जरूरी है। अब ये दोनों पर्सन खुद आपस में बात करेंगे। और नेहा क्या कर सकती है इस केस में, नेहा इन्हें जस्ट सजेशंस दे सकती है। ये कोई बोल रही है कि इनकी लड़ाई हो गई थी, ये बोल रही है कि नहीं ये लड़का मुझे टाइम नहीं देता है, मैं पागलों की तरह इसका वेट करती रहती हूँ, ये लड़का मुझे टाइम नहीं देता है। तो नेहा क्या बोलेगी कि देख बहन, वो अपने करियर बनाने में बिजी है, उसे थोड़ा टाइम तो दे, जितना टाइम होगा वो तुझे देगा, वो तेरे को चीट नहीं कर रहा है। तो ये सजेशन दे रही है जस्ट, कोई भी डिसीजन नहीं बना रही है। आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि जो हमारा आर्बिट्रेटर होता है वो डायरेक्ट डिसीजन सुनाता है, दोनों की अपील सुन के एक बीच का सॉल्यूशन निकालता है। बट कंसिलिएटर डिसीजन नहीं सुनाता है, कंसिलिएटर इन्फ्लुएंस करता है दोनों पार्टीज को आपस में बात करने के लिए और अपनी सजेशंस देता है, ठीक है। द कंसिलिएटर्स सजेशंस आर आर नॉट मैंडेटरी। अब कंसिलिएटर जो सजेशन दे रहा है ना, वो मैंडेटरी भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि नेहा कह रही है भाई मेरा काम था इन दोनों को साथ में लेके आना ताकि ये बात कर लें। नेहा ने क्या किया कि दोनों इसके बेस्ट फ्रेंड थे, नेहा ने लड़की को भी बुलाया, गर्ल को भी बुलाया और बॉय को भी बुलाया। नेहा ने क्या किया, गर्ल को कॉल किया और बोला कि ना मैं यहाँ पे होटल में आ रही हूँ, इस होटल होटल लेट से ग्रैंड नाम रख लेते हैं हम होटल का। मैं ना ग्रैंड होटल में तेरे से मिलना चाहती हूँ, तू बड़ी सैड लग रही है मेरे को कुछ दिनों से, तो हम ना बात करते हैं मिलके, ठीक है। उधर से उसने इस बॉय को भी कॉल किया और ऐसा ही बोला कि मैं ना तेरे से ग्रैंड होटल में मिलना चाहती हूँ, तू बहुत सैड लग रहा है, तेरे से बात करनी है करके ऐसे बोला। तो अब दोनों को टाइम दे दिया 12 बजे का, ठीक है। दोनों होटल में पहुंचे, जैसे ही रूम में पहुंचे उसने रूम बाहर से लॉक कर दिया, ठीक है। तो अभी इकट्ठे बैठे हैं तो बात तो भाई करनी ही पड़ेगी, है ना। अब एक दूसरे को देखेंगे तो बात करेंगे, पहले एक दूसरे को देख ही नहीं रहे थे, बात ही नहीं कर रहे थे, दूर दूर हो गए थे एक दूसरे से। अभी एक रूम में बैठे हैं तो बात तो करनी पड़ेगी, बात करेंगे तो हमारा कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के आएगा। तो इस केस में क्या किया, इस केस में नेहा ने कोई सजेशन नहीं दिया, नेहा ने जस्ट इन्फ्लुएंस किया कि हमारी पार्टीज बैठ के आपस में कुछ सुलह कर ले। अभी ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर बात ही ना करें, अभी ये तो मैंने आपको नॉर्मल एग्जांपल दिया, अगर मैं इतनी रियल केसेस के रिलेटेड एग्जांपल लूं, तो इसमें दो कंपनीज के बीच में लड़ाई हो गई है, तो अभी हम इनका किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे बैठ के डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, तभी वो किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचेंगे। अगर दोनों पार्टीज बात ही ना करें, भाई वल्लभ भाई ग्रुप कह रहे हैं कि हम तो भाई हियरिंग पे जाएंगे ही नहीं, जो मर्जी कर लो, तो रामकृष्ण भाई वहां पे आके बैठ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं, वल्लभ भाई ग्रुप्स वाला कोई बंदा आएगा, कोई उनका पर्सन आएगा, तो आपस में बात होगी, सुलह होगी ना, पर वो आ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसी तो बात होगी नहीं। तो इसीलिए ये जो हमारे कंसिलिएशन होते हैं, ये कंसिलिएटर होते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं पार्टीज को आपस में बैठने के लिए। वो बोल देगा कि 12 तारीख को मिलना, तो आपको 12 तारीख को मिलना ही है, दोनों को आके मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, ठीक है। द पार्टीज कैन चूज टू एक्सेप्ट और इग्नोर देम। अब कंसिलिएटर जस्ट सजेशन देगा, वो कोई डिसीजन नहीं देगा। अब वो पार्टीज के हाथ में है, अगर आपको वो सजेशन माननी है तो मान लो, नहीं माननी है तो भाड़ में जाओ, ठीक है। इफ बोथ द पार्टीज एग्री टू द सेटलमेंट डॉक्यूमेंट, द कंसिलिएटर हैज प्रिपेयर दैट डॉक्यूमेंट देन बिकम्स बाइंडिंग। अब इसमें क्या है कि अगर उसके बाद पार्टीज, दोनों पार्टीज किसी ना किसी सॉल्यूशन पे हमारी पहुंच जाती है, ठीक है। जो हमारे वल्लभ भाई ग्रुप्स एंड रामकृष्ण एसोसिएट्स में लड़ाई हो रही थी, वो कंसिलिएशन में गए, अभी वो आर्बिट्रेशन में नहीं गए। आर्बिट्रेशन वाले भाई फैसला सुनाते हैं, अभी वो आर्बिट्रेशन में नहीं गए, वो गए इस बार कंसिलिएशन में। उन्होंने आपस में बहस की, पूरे अपने पॉइंट्स रखे एक दूसरे के पास, ठीक है। कंसिलिएटर ने सजेशंस दे रहा था, कुछ सजेशंस मान रहे थे, कुछ सजेशंस नहीं थे मान रहे, ठीक है। उसके बाद वो एक नतीजे पे पहुंच गए,
अब जो उन्होंने डिसीजन लिया कि 50% माल सप्लाई कर दो, 50% माल सप्लाई मत करो, बाकी के मुझे पैसे वापस कर दो। अब ये जो डिसीजन लिया ना, अब ये डिसीजन हो जाएगा भाई बाइंडिंग, ठीक है। कंसिलिएटेड डिसीजन नहीं सुना रहा है, आपने म्यूचुअल कंसेंट के साथ एक फैसला निकाला, एक सोल्यूशन निकाला है, बट अब जो सोल्यूशन निकल गया ना, अब उसे कंसिलिएटर बाइंडिंग बना देगा, कंसिलिएटर उस पर ठप्पा लगा देगा, और उसके बाद वो जो सोल्यूशन निकला है आपकी प्रॉब्लम का, वो बाइंडिंग हो जाएगा दोनों पार्टीज के ऊपर। अब कोई भी मुंह कर नहीं सकता है कि आपने जो सोल्यूशन निकाल दिया ना, उससे आप मुंह कर नहीं सकते हो, ठीक है। ये था हमारा कंसिलिएशन। डिफरेंस समझ आया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन में। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट मेथड इज मेडिएशन। अब मेडिएशन में क्या होता है? मेडिएशन इज अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस वेयर एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी नॉन एज मेडिएटर। अब इसमें कौन काम कर रहा है? हमारा मेडिएटर। आर्बिट्रेशन में कौन काम कर रहा था? आर्बिट्रेटर। कंसिलिएशन में कौन काम कर रहा था? कंसिलिएटर। मेडिएशन में कौन काम कर रहा है? हमारा मेडिएटर। helps the parties involved in a conflict communicate and negotiate a mutually acceptable solution। अब इसमें भी क्या होता है कि हमारा जो मेडिएटर है ना, वो पार्टीज को हेल्प करता है कि आप कम्युनिकेट कर सको, आप नेगोशिएट कर सको, ठीक है। मतलब कि आप कुछ टर्म्स, अभी हमारे वल्लभ भाई ग्रुप्स एंड रामकृष्ण एसोसिएट का जो केस है, उसमें हमें नेगोशिएशन की जरूरत है ना, कोई ना कोई एक सोल्यूशन में पहुंचने की जरूरत है। तो मेडिएशन क्या करता है? ये इन्फ्लुएंस करता है पार्टीज को, उन्हें इकट्ठा लेके आता है ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें, वो नेगोशिएट कर सकें और किसी एक रिजल्ट पे पहुंच सकें। द मेडिएटर डज नॉट मेक द डिसीजन और इम्पोज सॉल्यूशंस। अगेन वही, ये भाई कंसिलिएशन को ही अगर पावर नहीं है कि वो खुद अपने ऑर्डर्स दे सके, तो मेडिएशन तो फिर उससे लो लेवल का है, तो उसके पास क्या ही पावर होगी। इंस्टेड दे फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज। वो बस बात करवाता है दोनों पार्टीज के बीच में। Participation in mediation is usually voluntary, meaning that the parties choose to engage in it and can withdraw at any time। अभी ऐसा है कि मेडिएशन में एक बार वल्लभ भाई ग्रुप्स एंड हमारे रामकृष्ण स्टेट ने सोचा कि चलो मेडिएशन में केस लेके जाते हैं। मेडिएशन में लेके तो गए भाई, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बेतुकी लड़ाई हो रही है आपस में, कोई किसी नतीजे पे पहुंच नहीं रहा है, तो उनकी मर्जी चलेगी, उनका मन है, अगर वो नहीं मेडिएशन में कंटिन्यू करना चाहते तो भी केस निकालेंगे। बट कंसिलिएशन में ऐसा नहीं है। कंसिलिएशन में एक बार आप केस लेके चले गए ना, तो आपको वो केस का सोल्यूशन लेके ही बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो सोल्यूशन है वो बाइंडिंग हो जाते हैं, ठीक है। मेडिएशन में ऐसा नहीं है। मेडिएशन में जब चाहे जाओ, जब दिल करे वो केस बीच में छोड़ के बाहर निकल आओ, अगर आपको वो बेतुका लग रहा है कि फालतू की बहस हो रही है। The parties retain control over the outcome. They work together to reach a settlement that is acceptable to everyone involved। अभी जो आपने इस बार जो आपने सोल्यूशन निकाला है ना, वो आपका भी बाइंडिंग नहीं होगा पार्टीज के ऊपर। कंसिलिएशन में जो सोल्यूशन निकलता है वो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है। अगेन पार्टी के साथ पूरा, पार्टी के पास पूरा कंट्रोल है कोई भी आउटकम निकालने का। आर्बिट्रेशन जैसा नहीं है कि कोई भी डिसीजन इम्पोज कर देगा, आपस में बातचीत करेंगे और एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ एक सोल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। द प्रोसेस इज लेस फॉर्मल देन द कोर्ट प्रोसीडिंग एंड कैन बी टेलर्ड टू फिट द नीड्स ऑफ द पार्टीज। अब ये जो प्रोसेस है वो लेस फॉर्मल है एज कम्पेयर टू हमारे ट्रेडिशनल कोर्ट्स या फिर एज कम्पेयर टू हमारे आर्बिट्रेशन। ये हमारा बहुत लेस फॉर्मल है। अभी लास्ट लाइन में क्या बोल रहा है? कैन बी टेलर्ड टू फिट द नीड ऑफ द पार्टीज। अभी रामकृष्ण एसोसिएट ने बोला कि हम 1 जैन को मिलेंगे फर्स्ट हियरिंग के लिए। दोनों ने, वल्लभ भाई ग्रुप्स ने भी उसके ऊपर अग्री कर दिया, बट 1 जैन को रामकृष्ण एसोसिएट तो पहुंच गए, पर वल्लभ भाई ग्रुप्स नहीं पहुंच सके। लेट्स से उन्हें कोई बहुत बड़ी मजबूरी थी, उन्होंने वैलिड रीजन दिया, तो ये हम इनकी इसे बदल सकते हैं। हम कह देंगे कि ठीक है चलो भाई, 3-4 जून जितनी भी नेक्स्ट जनवरी आपने रखनी है वो डेट फिक्स कर लो, तब मिल लेना, ठीक है। बट आर्बिट्रेशन में या फिर कंसिलिएशन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। समझ आया? ये था मेरा मेडिएशन। नेक्स्ट मेरे पास आता है लोक अदालत। अभी लोक अदालत में क्या होता है? लोक अदालत मीन्स पीपल्स कोर्ट is a unique feature of Indian legal system designed to promote out of court settlement। अगेन ये भी हमारा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है, बिकॉज हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब यही है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। हमें कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, बाहर ही हम अपना केस निपटा के खत्म कर लेंगे। इट ऑपरेट्स अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, ठीक है। ये बच्चे आप हाईलाइट कर लेना, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। जो हमारी लोक अदालत है वो किसके अंडर ऑपरेट करती है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंडर ऑपरेट करती है। की फीचर्स क्या हैं इसके? लोक अदालत इज अ फोरम दैट इंकरेज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज फैसिलिटेटेड बाय जुडिशियल ऑफिसर्स और पैनल।
फिर से ये हमारा एक ऐसा फॉरम है जो, जैसे हमारे लोक अदालत आती है, जैसे गांव में नहीं आप देखते कोई केस होता है तो वो पंचायत में लेके जाया जाता है, दोनों पार्टीज आपस में बात करते हैं, देन एक सॉल्यूशन पे निकलते हैं। बट पंचायत में तो ऐसा होता है कि जो पंचायत डिसीजन सुना देते हैं ना, वो हमारा एप्लीकेबल हो जाता है, वो मानना ही पड़ता है, आर्बिट्रेशन के जैसे हो जाता है। बट मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसे दो पार्टीज आपस में बैठते हैं, कम्युनिकेट करती हैं, नेगोशिएट करती हैं लोक अदालत में। The panel often includes a judicial officer who helps mediate the dispute but does not make the binding decision. Again, ये binding decision नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये just दो पार्टीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, इकट्ठा लेके आते हैं ताकि वो बात कर सकें। Unless the settlement is reached, the decision or order issued by the Lok Adalat is considered final and is treated as a decision of a civil court. It is binding on the parties and cannot be appealed in higher courts. अब लोक अदालत जो डिसीजन दे देगी ना, वो अगेन पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक मेडिएशन ही है जिसका डिसीजन पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। आर्बिट्रेशन तो देती भी बाइंडिंग डिसीजन है, कंसिलिएशन डिसीजन नहीं देती है, वो सजेशन देती है, बट वहां से जो हमारा सोल्यूशन निकल जाता है वो बाइंडिंग हो जाता है। मेडिएशन अगेन सजेशन नहीं देती है, वो जस्ट फैसिलिटेट करती है कम्युनिकेशन। लोक अदालत फैसिलिटेट करती है कम्युनिकेशन, बट जो इसका डिसीजन निकलता है ना, जो सोल्यूशन निकल जाता है, वो बाइंडिंग हो जाता है पार्टीज के ऊपर। ये तो डिसीजन नहीं देती है, पार्टीज खुद सिलेक्ट करती है, और वो जो डिसीजन है फिर बाइंडिंग हो जाता है। इट प्रोवाइड्स अ वे फॉर पार्टीज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स क्विकली and efficiently avoiding the lengthy and costly process of litigation. तो ये थे हमारे 5 methods of alternate dispute resolution. समरी मैंने दे रखी है डिफरेंस, क्योंकि अभी आप इतना पढ़ के आए हो तो अभी आपको माइंड में कंफ्यूजन होगी कि आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक समरी बना के रखी है, ठीक है। Arbitration involves a third party making a binding decision after hearing both the sides, resembling a court process. Arbitration एक तरह से हमारा कोर्ट प्रोसेस ही रिसेंबल करता है, बस एक सिंपल वे में होता है हमारा कोर्ट प्रोसेस। कैसे? इसमें दोनों पार्टीज जाती हैं, अपनी अपील रखती हैं, दोनों पार्टीज की सुनी जाती है और एक बीच वाला सोल्यूशन निकाल दिया जाता है। आर्बिट्रेशन डिसीजन बताता है भाई प्रॉपर, और वो डिसीजन बाइंडिंग हो जाता है। बट कंसिलिएशन में क्या होता है? कंसिलिएशन इन्वॉल्व द कंसिलेटर सजेस्टिंग सॉल्यूशंस। अब ये जो है वो सॉल्यूशन सजेस्ट करेगा, कोई भी बाइंडिंग डिसीजन नहीं देगा, सजेस्ट करेगा सॉल्यूशन कि आप ऐसे कर सकते हो, आप वैसा कर सकते हो, ऐसे ऐसे वो बताएगा, बट नॉट इम्पोज डिसीजन, कोई डिसीजन नहीं सुनाएगा, वो जस्ट सजेशन देगा। इट्स मोर अबाउट हेल्पिंग पार्टीज रीच एन अग्रीमेंट। क्या करेगा वो? सजेशन देगा, बट उसके बाद जो आप अपने डिसीजन पे निकल जाओगे, वो डिसीजन क्या हो जाएगा? दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा। देन हमारे पास आता है मेडिएशन। मेडिएशन फोकस करता है कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करने में बिटवीन द पार्टीज टू हेल्प देम रीच देयर ओन एग्रीमेंट विद द मेडिएटर प्लेइंग अ न्यूट्रल रोल। अभी कंसिलिएशन सजेशन देता है, बट मेडिएशन सजेशन नहीं देता है। मेडिएशन जस्ट हेल्प करता है दोनों पार्टीज को आपस में बात करवाने के लिए। एक बार उनकी बात होनी शुरू हो जाए, मेडिएशन का और कोई रोल नहीं होता, बस वो बैठ के सुनता है। अच्छा, अच्छा, कोई सजेशन नहीं देता है, ठीक है। कंसिलिएशन को सजेशन देना मैंडेटरी है, उनकी बात माननी ना माननी वो बात की बात है, ठीक है, बट मेडिएशन कोई भी सजेशन नहीं देता है। फिर नेगोशिएशन आता है। नेगोशिएशन इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टीज विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस विद फुल कंट्रोल ओवर द आउटकम रिटेन्ड बाय द पार्टीज। अब नेगोशिएशन में क्या होता है कि नेगोशिएशन में हमारा थर्ड न्यूट्रल पार्टी आता ही नहीं है भाई, ठीक है। हमारे जितने भी बाकी मेथड चल रहे हैं उसमें थर्ड न्यूट्रल पार्टी आ रहा है, बट नेगोशिएशन वाले प्रोसेस में हमारा थर्ड एक्सटर्नल असिस्टेंस होती नहीं है, ठीक है। थर्ड न्यूट्रल पार्टी इसमें हमारा आता ही नहीं है, ओके। आपस में जो दो पार्टीज हैं वो दोनों पार्टीज नेगोशिएट करती हैं कि भाई मैं अपने टर्म, अभी वल्लभ भाई ग्रुप्स एंड रामकृष्ण एसोसिएट्स नेगोशिएशन में अगर जाएंगे तो वो खुद बैठ के डिसीजन करेंगे कि मैं, ठीक है, मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं 50% माल सप्लाई कर लेता हूँ। रामकृष्ण एसोसिएट बोलेगा हाँ ठीक है, मेरे को बाकी 50% के माल के पैसे वापस कर दियो। ऐसे फिर वो एक नेगोशिएशन करके पहुंचे ना एक रिजल्ट के ऊपर। तो नेगोशिएशन में ऐसा होता है, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। लोक अदालत इज अ स्पेसिफिक इंडियन इंस्टीट्यूशन दैट कंबाइंस मेडिएशन एंड नेगोशिएशन। लोक अदालत अब मेडिएशन और नेगोशिएशन दोनों को कंबाइन करके एक जुडिशियल सिस्टम तैयार करता है, और इसके जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग हो जाते हैं, ठीक है। पहले वो डिसीजन नहीं सुनाएगा, बट आप जो फाइनल सोल्यूशन पे निकल गए हो, फिर वो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आर्बिट्रेशन का मतलब एंड मोड्स ऑफ आर्बिट्रेशन।
अब एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पे लिख रखी है एडीआर से रिलेटेड। अब आपको ना बच्चे जो आपका मॉड्यूल है उसमें पता है कैसे लिख रखा है, यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, इसकी इतनी जरूरत भी नहीं थी। ये मैंने मतलब ये नोट्स मैंने डिजाइन किए उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो भी आराम से पढ़ सके, ठीक है। तो इसलिए इतने डिटेल में मैंने लिख रखा है। ये मैं आपको समझाती हूँ उसमें लिखा क्या हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिलेटेड टू एडीआर। अब जो एक हमारा सेक्शन है, सेक्शन 89 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ये सेक्शन मैंडेट करता है कि अगर कोई भी केस है हमारा, वो हमारे कोर्ट में जाने से पहले मेडिएशन में होके जाएगा, ठीक है। देखो, द प्रोविजन रिलेटेड टू अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया रिलीव द बर्डन ऑन द कोर्ट के ऊपर से बर्डन खत्म किया एंड प्रोवाइड पार्टीज विद मोर फ्लेक्सिबल एफिशिएंट मींस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। Here an explanation of the key provisions and statutes that govern ADR in India. If a court believes that case may be resolved through ADR, it can formulate the terms of the settlement and refer the matter to the appropriate ADR process. क्या अगर हमारे कोर्ट को लगता है कि जो केस कोर्ट में लेके गए हैं वो कोर्ट के बिना ही सॉल्व किया जा सकता है, भाई छोटा सा केस है, ये हमारा एडीआर ही सॉल्व करके दे सकता है, तो कोर्ट एक टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के वो केस किसी प्रॉपर एडीआर को हैंड ओवर कर देगी। हमारे जितने भी 5 मेथड्स हैं उनमें से किसी भी एक एडीआर को हैंड ओवर कर देगी। दिस इज एम्ड एट रिड्यूसिंग द कोर्ट केस लोड, ताकि जो कोर्ट का केस लोड है वो रिड्यूस हो सके, इसलिए ऐसा होता है। एंड प्रमोटिंग क्विकर एंड मोर amicable resolutions. Several statutes make mediation a compulsory step before the court proceeding can be initiated. ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूँ बेटे जी, ध्यान से समझो इसमें क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 89 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड में लिखा हुआ है, इफ कोर्ट को लग रहा है कि कोई केस हमारे बिना सॉल्व किया जा सकता है, भाई वो ये केस तो ये पर्टिकुलर केस एडीआर भी सॉल्व करके दे सकती है, हमें चिंता करने की इतनी कोई जरूरत नहीं है, तो कोर्ट रेफर कर सकती है उस केस को डायरेक्टली कि पहले एडीआर से प्रोसीडिंग्स लेके आओ। अगर आप एडीआर से सेटिस्फाई नहीं होते हो फिर ही मेरे पास आओ, पहले एडीआर में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे वो आपको ऑर्डर दे सकती है कोर्ट, इतना हमारा सेक्शन 89 में लिखा है। अब कुछ सेक्शंस का यहाँ पे रेफरेंस दे रखा है, जैसे हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब इसमें क्या बोल रखा हुआ है कि आपको कोर्ट में आने से पहले जो अपना केस है वो कंसिलिएशन में लेके जाना पड़ेगा। assigns conciliator the role of mediating and settling industrial dispute। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है हमारा कोई भी, तो ये कोर्ट में जाने से पहले हमारा केस कहाँ पे जाएगा, कंसिलिएशन में जाएगा। कंसिलिएटर कहाँ पे बैठते हैं, कंसिलिएशन में बैठते हैं ना, है ना। तो ये जो हमारा केस है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ने खुद बोल दिया कि कोर्ट में आने से पहले ये केस कंसिलिएशन में जाएगा। अगर वहां से आपको डिसीजन सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है फिर ही आप कोर्ट में आ सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अभी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में भी ऐसा बोल दिया, द कोड वाज अमेंडेड इन 2002 व्हिच प्रोवाइड फॉर द रेफरेंस ऑफ ऑल द पेंडिंग कोर्ट केसेस टू मेडिएशन। अभी ये कोड जब बनाया गया ना 2002, ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है जो हमारा पहले था 1902, देन उसे अमेंड किया था 2002। जब ये कोड अमेंड करके 2002 में लाया गया था, देन इसमें एक अमेंडमेंट डाली गई थी कि जितने भी पेंडिंग केसेस चलते आ रहे हैं जिनका अभी तक डिसीजन नहीं निकला है, वो सारे पेंडिंग केसेस सबसे पहले हमारे जाएंगे मेडिएशन में। वो सारे पेंडिंग केसेस कहाँ पे जाएंगे, मेडिएशन में जाएंगे। इफ मेडिएशन में हियरिंग होने के बाद इफ वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं देन ही वो कोर्ट में आ सकते हैं, ठीक है। ये सब कोर्ट के बर्डन को खत्म करने के लिए किया गया था। फिर कंपनीज एक्ट में भी ऐसा ही बोला गया है, जो सेक्शन 442 है, provides for the referral of disputes to mediation by the National Company Law Tribunal and Appellate Tribunal। अब एनसीएलटी ने क्या बोल दिया, अभी कंपनी लॉ के केसेस कहाँ जाते हैं, एनसीएलटी में जाते हैं। तो एनसीएलटी ने क्या बोल दिया है, कुछ केसेस को वो रेफरेंस दे देता है कि भाई ये मेरे पास आने से पहले आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, किसी भी एक एडीआर में जाना पड़ेगा, या तो मेडिएशन में जाना पड़ेगा, या तो आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा, या तो आपको कंसिलिएशन में जाना पड़ेगा। जहां जाने के लिए वो बोलेंगे केस की सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उस एडीआर में आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले ये केस लेके। उसी तरह से एमएसएमई एक्ट में भी बोला गया है, ठीक है। ये आपको सेक्शंस याद नहीं रखने हैं, ये जस्ट एग्जांपल देने के लिए लिखे हुए हैं आपके मॉड्यूल में, ठीक है। रियल एस्टेट एक्ट में भी ऐसा बोला गया है, कमर्शियल कोर्ट एक्ट में भी बोला गया है, ठीक है। कि मतलब वेरियस एक्ट्स में ये रेफरेंस दे दिया गया है एडीआर का कि केस मेरे पास आने से पहले भाई एडीआर में होके आएगा, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है हमारे पास ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के,
लेस टाइम कंज्यूमिंग है भाई, सबसे पहले तो फटाफट स्पीडी सॉल्यूशन निकलता है, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट का सॉल्यूशन निकल रहा है भाई। कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट को सही डिसीजन सुनाना है एकदम, कि किसी के साथ 1% भी ना इंसाफी ना हो जाए। एडीआर में ऐसा नहीं है। एडीआर में किसी सबके साथ 20-20% ना इंसाफी होनी पड़ती है, क्योंकि हम बीच वाला रास्ता निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 100 रुपए की सब्जी, भैया 100 रुपए की सब्जी बोल रहे हैं, मैं 70 रुपए की सब्जी बोल रही हूँ, तो म्यूचुअल कंसेंट 80 पे निकलेगा। मेरा भी नुकसान हो रहा है, उनका भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा स्पीडी सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है भाई। कोर्ट में बहुत कॉस्ट लग जाती है। हमारे बार बार केसेस चल रहे हैं, वकीलों की फीसें जा रही हैं भाई, हियरिंग पे हियरिंग पड़ रही हैं, तरीकों पे तरीके पड़ रही हैं। ठीक है, तो बहुत पैसा चला जाता है हमारा। बट एडीआर बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव लीगल सिस्टम है। और इसी के साथ हमारा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी यहाँ पे खत्म होता है। हमने दो अभी तक, एक तो हमने कोर्ट सिस्टम पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबोर्डिनेट कोर्ट। उसके बाद हमने दो एक्स्ट्रा सिस्टम पढ़े हमारे लीगल सिस्टम में, क्या है, एक तो ट्रिब्यूनल्स एंड सेकेंड वन इज आर्बिट्रेशन, सॉरी, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये कोर्ट के हमारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब हमारे ट्रेडिशनल कोर्ट का केस लॉड रिड्यूस करने के लिए ये दोनों चीजें बनाई गई थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया। अब बेटा जी, रेगुलेटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? रेगुलेटरी बॉडी मतलब बेटे जी, जो हमारे लॉ बना रखे हैं ना, जो हमारे एक्ट बना रखे हैं, उन एक्ट को रेगुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर बॉडी बना दी गई। जैसे हमारा अगर लेट्स से सेबी एक्ट बनाया गया है, सेबी एक्ट आप सबको पता होगा, सेबी एक्ट क्या होता है, बेसिक नॉलेज तो होगी। तो उस सेबी एक्ट को रेगुलेट करने के लिए आपकी सेबी बना दी गई, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया है, तो उस एक्ट को रेगुलेट करने के लिए आपका आरबीआई बना दिया गया। किसी पर्टिकुलर सेक्टर को, उस चीज को रेगुलेट करने के लिए आपकी रेगुलेटरी बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ये होती है आपकी रेगुलेटरी बॉडीज। और सबसे पहली रेगुलेटरी बॉडी है हमारे पास सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो आप सबको पता ही होगा क्या होती है, जो हमारी सिक्योरिटीज से रिलेटेड, हमारी कंपनीज से रिलेटेड सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को रेगुलेट करती है। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? 1992 में। ये डेट याद रखने वाली है, सभी मार्क कर लेंगे। एस्टैब्लिशमेंट डेट कब हुई थी सेबी की? 1992 में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बनाने का? क्यों बनाया गया था ये? क्योंकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा होता है कंपनीज में। अगर किसी कंपनी ने पब्लिक का पैसा उठाया हुआ है, तो गवर्नमेंट चाहेगी ना कि उस कंपनी का पैसा ना डूबे। जैसे हमारे बहुत सारे केस होने शुरू हो गए थे, विजय माल्या का आपको केस पता होगा। उसमें क्या हुआ, कंपनी, पब्लिक का पैसा लगा हुआ था, बैंक का पैसा लगा हुआ था, जो आपका वो पर्सन लेके चला गया, डूब गया उन पब्लिक का पैसा। तो गवर्नमेंट वांट्स कि पब्लिक का पैसा ना खराब हो। पब्लिक ट्रस्ट करके आपको पैसा दे रही है ताकि आप बिजनेस रन करो, हमारी इकोनॉमी इंक्रीज करे। ठीक है, तो उस पब्लिक का पैसा बचाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे। एंड उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को रेगुलेट करने के लिए हमारी क्या बनाई गई थी? सेबी बॉडी बनाई गई थी। ठीक है, तो मेन इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रिवेंट मार्केट माल प्रैक्टिसेस, जो मार्केट में गलत काम होते हैं। जैसे कि मैम कौन कौन से गलत काम हो सकते हैं मार्केट में? इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई जैसे। अब मैम व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? तो देखो बेटा जी, बताती हूँ आपको इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। ये है हमारी कंपनी, ठीक है, XYZ कंपनी है हमारे पास। ओके, इस कंपनी में पब्लिक ने लगा रखा है पैसा, इन्वेस्ट कर रखा है पब्लिक ने, मतलब पब्लिक इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, और गवर्नमेंट को पब्लिक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, उनके पैसे को डूबने नहीं देना है। ठीक है, इतनी बात अब आपको क्लियर हुई। अब बेटे जी, इस जो पब्लिक ने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है, उसने कुछ एनालिसिस किए होंगे। एनालिसिस करके आप पैसा लगाते हो ना, आप क्या देखोगे? पास्ट ट्रेंड्स देखोगे कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी के शेयर्स का प्राइस नीचे गिरता जाता है, तो क्या आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? नहीं करोगे। बट आप पास्ट एनालिसिस से आपको पता चल रहा है कि इस कंपनी के प्राइस इंक्रीज होते हैं, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे। और क्या आपको पता है कि ये कंपनी ने, जो न्यूज पब्लिक है, मतलब इस कंपनी ने कुछ न्यू प्रोजेक्ट डालना है,
जिसके लिए वो फंड रेज कर रही है। तो इस न्यू प्रोजेक्ट से इसे बेनिफिट ही होने वाला है, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, है ना। तो मतलब जो पब्लिकली आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके आप इन्वेस्टमेंट करते हो। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है, जो कंपनी के जिन पर्सन्स को कंपनी की पर्सनल नॉलेज है, ये कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं जिन्हें कुछ ऐसी नॉलेज है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, उन्हें कहीं अंदर से नॉलेज पता चल गई, ये बात पता चल गई, तो ये लोगों को अलग से नॉलेज है ना, जो पब्लिक को पता नहीं है ये नॉलेज। वो पब्लिक, जो पब्लिक डोमेन पे नॉलेज अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। पर इन लोगों तो को वही अलग ही इंफॉर्मेशन पता है, जो सिर्फ कंपनी के टॉप पर्सन को पता थी, वो इन्फॉर्मेशन इन लोगों को पता है, वो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है, तो उस बेसिस पे ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये तो एक गलत बात हो जाएगी ना, मॉरली गलत बात हो जाएगी। ये लोग कुछ और सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये तो कुछ और ही पता है इसलिए कर रहे हैं, इन्हें पता है कि ये कंपनी जो न्यू प्रोजेक्ट डालने की कोशिश कर रही है उसमें इतना इतना लॉस है, इन्होंने पैसा निकाल लिया भाई पहले ही। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, मीनिंग समझ आया इनसाइडर ट्रेडिंग का। तो ये सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रिवेंट करने के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। और भी चीजों को प्रिवेंट करना था, जैसे ये तो हो गया ना, प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग, स्प्रेडिंग इन्वेस्टर एजुकेशन, इन्वेस्टर्स के अंदर एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए कि हाँ आपको क्या देखना है, इन्वेस्ट करने से पहले, आपको कंपनी में पैसा लगाने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है। सेबी की वजह से ये रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल होंगी, चार्जेस पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल होंगे। आप अगर कंपनी को लोन देना चाहते हो किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो आपने चार्ज चैप्टर पढ़ा होगा, चलो कहाँ से चैप्टर पढ़ा होगा, आप तो फाउंडेशन के बच्चे इंटरमीडिएट में पढ़ोगे चार्ज चैप्टर। चार्ज में ऐसा होता है कि अगर आपने कोई लोन लिया है, ठीक है, अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है, तो वो लोन किसी ना किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लिया होगा, तो वो जो प्रॉपर्टी उसने हाइपोथिकेट करवाई है, जो भी चीज अपनी हाइपोथिकेट करवाई है, उसका चार्ज चढ़ाना पड़ता है पब्लिक डोमेन पे, ताकि ऐसा ना हो कि मैंने ये वाली प्रॉपर्टी ना, इस प्रॉपर्टी पे HDFC बैंक से मैंने 10 लाख का लोन ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसी प्रॉपर्टी को लेके गई मैं आई लेट्स से PNB बैंक के पास, इसी प्रॉपर्टी को लेके गई, वहां से भी मैंने 10 लाख का लोन ले लिया। तो इस बैंक का तो, इनमें से एक बैंक का तो नुकसान हो जाएगा ना। HDFC बोलेगा पहले मेरा, भाई मैंने मोर्टगेज की थी, मेरा पैसा डूब, अगर इसने 10 लाख नहीं दोनों के वापस किए, तो HDFC बोलेगी मैं प्रॉपर्टी सेल करूंगी, PNB बोलेगी मैं प्रॉपर्टी सेल करूंगी, तो ये नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए चार्ज अवेलेबल किया जाता है, पब्लिक डोमेन पे चार्ज चढ़ाया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस बैंक को हाइपोथिकेट की हुई है या किस लेंडर को हाइपोथिकेट की हुई है। ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाती है। तो इन्वेस्टर की एजुकेशन को इनहेंस करने के लिए सेबी को बनाया गया था, अवेयरनेस के लिए सेबी को बनाया गया था। जैसे अभी अवेयर रहे लोग कि हाँ इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये शो कर रही है, इसका इस चीज पे चार्ज चढ़ा हुआ है, मेरे को दोबारा इस चीज पे लोन नहीं देना है। ठीक है, अवेयरनेस के लिए सेबी को बनाया गया था। चेकिंग फॉर प्राइस रिगिंग, बेटा प्राइस रिगिंग क्या होता है उसका भी मतलब आपको बता देती हूँ। प्राइस रिगिंग दो तरह से होता है, पंप एंड डंप, एंड सेकंड वन इज शॉर्ट एंड डिस्टेंस। अब पंप एंड डंप में क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो जानबूझ के बात शेयर के प्राइस को रेज करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, वो ना जानबूझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदना शुरू कर देंगे मार्केट में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीद रहे हो तो उसकी क्या बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्राइस रेज हो जाएगा शेयर का, है ना। ज्यादा से ज्यादा कुछ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीद रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के, तो पंप कर रहे हैं शेयर्स के प्राइस को, है ना, ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे तो ऐसा शो होगा, जो है पेक डिमांड बनेगी उन शेयर्स की मार्केट में, तो प्राइस बढ़ेगा। और जैसे ही प्राइस पीक लेवल पे पहुंच जाएगा, वो शेयर्स को सेल करना स्टार्ट कर देंगे ताकि उन्हें प्रॉफिट हो। ठीक है, अब जब शेयर्स सेल होना स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर से शेयर का प्राइस डंप होता जाएगा। जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया था, ये देख के कि हाँ शेयर का प्राइस बढ़ रहा है भाई, डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। पंप एंड डंप एक टेक्निक होती है प्राइस रिगिंग करने की, उसी तरह से शॉर्ट एंड डिस्ट होती है, उसका वाइस वर्सा ले लो। ये आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है भाई, हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं चीजें, ये आपको कोई नहीं पूछेगा कि प्राइस रिगिंग वगैरह क्या होती है। मैंने आपको बेसिक नॉलेज देने के लिए समझा दिया कि क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस रिगिंग वगैरह। ये टेक्निक भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपके मॉड्यूल में नहीं दी रही है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बता दी है ये चीजें। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मार्केट माल प्रैक्टिसेस को खत्म करना,
and ensure fair and transparent functioning of the securities market. SEBI has many functions. They can be categorized as. अब SEBI के अलग अलग तरह के फंक्शन है. फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्टिव फंक्शन. मैंने आपको बता दिया प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या है. नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास रेगुलेटरी फंक्शन. अब रेगुलेटरी फंक्शन क्या होता है? These are performed to ensure the proper functioning of various activities in the markets. It includes formulating and implementing code of conduct and guidelines for all type of market participants, conducting an audit of the exchange, registration of intermediaries like brokers, investment bankers, levying fees and fine against the misconduct. अब रेगुलेटरी फंक्शन में क्या बोला गया है? रेगुलेट करना. बेटा मेन तो फंक्शन इसका यही है ना, चीजों को रेगुलेट करना, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलाना. जो हमारे इंटरमीडिएरीज हैं मार्केट में, इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं? हमारे ब्रोकर. अभी किसी पर्सन को शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, ये XYZ पर्सन है, एक्स पर्सन है हमारे पास, ठीक है. अब इसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना है. अब इसे नहीं पता है कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट किया जाए. नंबर ऑफ कंपनीज है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इसने क्या किया? इसने इंटरमीडिएरी को बोला कि भाई ये पकड़ मेरे पैसे और किसी भी एक अच्छे शेयर में इन्वेस्ट कर दे, मेरे को सिरदर्दी नहीं पालनी है, बस मेरे को अच्छा रिटर्न आना चाहिए. अब ये अगर सेबी की रेगुलेशंस नहीं होगी और ये सोचो ये जो ब्रोकर है ये फेक निकलेगा, जेन्युइन नहीं होगा, तो इस पर्सन के पैसे लेके भाग जाएगा, वापस शक्ल नहीं दिखाएगा. तो सेबी का रेगुलेटरी फंक्शन में क्या आता है कि ये जो इंटरमीडिएरीज है इनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, ताकि कोई भी फेक इंटरमीडिएरी ना निकल सके, कोई भी पैसा लेके भाग ना जाए. तो जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी वो जेन्युइन ब्रोकर्स होंगे, वो ऐसा धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं, ठीक है. प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की हुई है, ऐसा किया ना तो पुलिस उठा के ले जाएगी उनको, ठीक है. तो जिन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन है उन्हें लोग पैसे देंगे और वो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे. तो ये रेगुलेटरी फंक्शंस है ये हमारी सेबी के, ठीक है, कि इन्वेस्टर्स को, ब्रोकर्स को रजिस्ट्रेशन देनी प्रॉपर, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को रजिस्ट्रेशन देनी, लिविंग फीस लगानी. अभी शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए जो फीस है प्रॉपर, वो फीस चार्ज करेंगे. अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ता है तो पेनल्टी चार्ज करेंगे, फाइन चार्ज करेंगे. ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं हमारी सेबी. नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास? डेवलपमेंट फंक्शन. अब डेवलपमेंट फंक्शन क्या बोलता है? दीज आर परफॉर्म्ड टू प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट्स. जो हमारी मार्केट है पूरी, प्रॉपर शेयर मार्केट, डिबेंचर मार्केट, जो हमारी सिक्योरिटीज की मार्केट है ना, उस मार्केट को डेवलप करने में भी हमारी सेबी हेल्प करता है. प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आता है जो हमारी मार्केट को डेवलप करने के लिए, हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है. इट इंक्लूड्स इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू वेरियस इंटरमीडिएरीज. जो इंटरमीडिएरीज है उन्हें ट्रेनिंग देना कि लोगों को कैसे इंकरेज करो कि अपना पैसा घर में जोड़ने की जगह पे अगर आप उसे इन्वेस्ट करोगे तो उससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा. क्योंकि अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनीज के पास पैसा मिलेगा, वो कंपनी उन पैसे से अच्छी चीजें कर पाएंगी, लाइक ग्रोथ कर पाएगी कंपनी अपनी इकोनॉमी की, और इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो उन्हीं पर्सन को रिटर्न बैक मिल जाएगा और हमारी इकोनॉमी भी अच्छे से ग्रो कर पाएगी, ठीक है. कंडक्टिंग रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगाते हैं भाई कि अभी कौन सा हमारी इकोनॉमी को सही करने के लिए, हमारी मार्केट को सही करने के लिए, सिक्योरिटीज मार्केट को सही करने के लिए हमें क्या टेक्निक यूज करनी चाहिए, क्या रूल्स लेके आने चाहिए, हमारी मार्केट में क्या गलत चीज चल रही है उसे प्रिवेंट करने के लिए, जिस वजह से लोग नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे कंपनी में, उसे प्रिवेंट करने के लिए मुझे क्या रूल लेके आना चाहिए, ये प्रॉपर चीजें वहां पे होती है. तो इस तरह से ये सेबी का दूसरा फंक्शन क्या है हमारे पास, तीसरा फंक्शन क्या है? डेवलपमेंट फंक्शन. तीन तरह के फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन एंड डेवलपमेंट फंक्शन, ठीक है. टू परफॉर्म इट्स फंक्शन एंड अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, सेबी हैज द फॉलोइंग पावर्स. अब किसी भी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए आपको पावर की जरूरत पड़ती है. बिना पावर के आप कुछ भी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर सकते, है ना. मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप चाहते हो कि आपका काम सही से हो तो आपको उस पर्सन को पर्टिकुलर पावर भी देनी पड़ेगी. पावर के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है. तो पावर क्या है अभी सेबी के पास? टू चेंज लॉज रिलेटिंग टू फंक्शनिंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है उसके फंक्शनिंग के रिलेटेड कोई भी लॉ बनाना चाहते हैं तो वो उस लॉ को चेंज कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है. टू असेस रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एक्सचेंज. जो एक्सचेंज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या पूरे रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन करके रखती है ये प्रॉपरली. टू कंडक्ट हियरिंग एंड गिव जजमेंट्स ऑन केसेस ऑफ माल प्रैक्टिसेस इन द मार्केट. अगर मार्केट में कोई भी गलत काम हो रहा है, कोई भी माल प्रैक्टिस हो रही है, माल प्रैक्टिस मतलब प्राइस रिगिंग हो गया, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, इन सब केसेस को वो हैंडल कर सकता है और उसके लिए आपको सजा सुना सकता है, पेनल्टी लगा सकता है, फीस लगा सकता है. ये सब चीजें सेबी देखता है. टू अप्रूव द लिस्टिंग एंड फोर्स डीलिस्टिंग ऑफ कंपनीज फ्रॉम एनी एक्सचेंज. अभी कंपनीज को लिस्ट होना पड़ता है सेबी पे. क्या होता है बेटा जी? जो भी कंपनी
शेयर्स मार्केट में इशू करना चाहती है, मतलब पैसा पब्लिक का आप उठाना चाहते हो ना, तो उस केस में आपको अपने शेयर्स को लिस्ट सेबी में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में लिस्ट करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? लिस्ट करवाना पड़ता है, ताकि एक ऑथेंटिसिटी बन जाए कि हाँ, अभी जब आप सेबी पे लिस्ट हो गए ना, तो आपको सेबी के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट व्यू दिखाना पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ऑडिट करवाने पड़ेंगे बहुत ज्यादा वाले, ठीक है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, ताकि पब्लिक का पैसा खराब ना हो जाए, पब्लिक को रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि कंपनी में ये हो रहा है भाई, आपका पैसा इस जगह पे जा रहा है, उस जगह पे जा रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन उसे मिलती रहे। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में कंपनीज को लिस्ट होना पड़ता है। तो सेबी के पास ये पावर है कि वो चाहे तो कंपनीज को खुद से बोल सकती है, फोर्स डी लिस्टिंग कर सकती है। किसी कंपनी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो किए, वो सेबी बोल देगी कि हम तेरे को डीलिस्ट कर रहे हैं, अब तेरे को पब्लिक का पैसा वापस देना पड़ेगा और तू पब्लिक से दोबारा पैसा नहीं उठा पाएगा, ठीक है। फोर्स डी लिस्टिंग करवा सकती है। कंपनीज की लिस्टिंग को अप्रूव करती है सेबी, है ना। हमें एप्लीकेशन डालनी है सेबी में अपनी लिस्टिंग के लिए। अब अगर सभी को सब सही लगेगा तो वो अप्रूव करेगी, नहीं तो वो अप्रूव नहीं करेगी। ये पावर भी है हमारे सभी के पास। टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शंस लाइक फाइन्स, पेनल्टी अगेंस्ट द पार्टिसिपेंट्स हु इन्वॉल्व इन माल प्रैक्टिसेस। जो भी हमारे पार्टिसिपेंट माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, उन्हें फाइन लगा सकती है, पेनल्टीज लगा सकती है। ये पावर भी है हमारी सभी के पास। टू रेगुलेट वेरियस इंटरमीडिएरीज एंड मिडल मैन लाइक ब्रोकर्स, जो हमारे ब्रोकर्स हैं, इंटरमीडिएरीज हैं, उन्हें भी रेगुलेट करती है सेबी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी खत्म होता है, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेसिक नॉलेज तो सबको होगी, व्हाट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? हमारा बैंक्स का बैंकर ऑफ द बैंक्स जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को? बैंकर ऑफ बैंक्स, ठीक है। मतलब कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं हमारे, उन सबको रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इज इंडिया सेंट्रल बैंक and was established under the Reserve Bank of India Act 1935। अब ये आरबीआई किसके अंडर एस्टेब्लिश किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ये याद रखने वाली चीज है। The primary purpose of RBI is to conduct the monetary policy and regulate and supervise the financial sector। ठीक है। अब आरबीआई का मेन पर्पस क्या था? जो हमारे बैंकिंग सेक्टर है, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज के रिलेटेड सारी डिसीजंस है, जो भी हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है, मतलब मेन इसका वर्किंग क्या है? बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेट करना हमारे आरबीआई का मेन फंक्शन है, ठीक है। कि बैंक को कितना पैसा उठाना है, कितनी रेशो में उठाना है, उनकी सीएलआर रेशो, एसआरआर रेशो, ये सब मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। बैंक को कहाँ से पैसा उठा के कहाँ पे लोन देना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है, कोई बैंक ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ना चार्ज कर ले, ठीक है। ये सब चीजों का ध्यान रखना है हमारा आरबीआई, मतलब बैंकिंग रिलेटेड जो भी हमारा सेक्टर है उसे रेगुलेट करता है हमारा आरबीआई। मोस्ट इम्पोर्टेंटली द कमर्शियल बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग कंपनीज, इन चीजों को ये रेगुलेट करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड फॉलो द क्रेडिट टू डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है हमारा ना जो आरबीआई है। तो प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन कैसे करते हैं बेटा जी? देखो, मार्केट में पैसा फ्लो होता है, ये हमारी मनी ये मनी मार्केट में फ्लो होती है प्रॉपरली, है ना। पैसा चलता है, पैसे का पूरा प्रॉपर साइकिल चलता है हमारा। कैसे साइकिल चलता है? देखो, अगर मेरे पास पैसा है, मैंने कंपनी में काम किया, वहां से मैंने पैसा अर्न किया, ठीक है। कंपनी में काम करके मैंने पैसा अर्न किया। अब ये मैं पैसे लेके जाऊंगी किसी शॉप पे, ठीक है। वहां पे मैं इसे इन्वेस्ट करूंगी, पैसे को खर्चूंगी, कुछ पैसा मैं अपने पास सेव करके रखूंगी, ठीक है। अब ये शॉप वाले ने फिर आगे रॉ मटेरियल लेना होगा, उसने फिर आगे किसी और होलसेल वाले को लेट से ये पैसा दिया। अभी ये होलसेल वाले को भी सामान लेके आना पड़ेगा, तो ये घूम फिर के फिर पैसा किसके पास आ गया? इस कंपनी के पास आ गया। तो ऐसे प्रॉपर पूरा साइकिल चलता है। जो हमारी मनी एक बार मार्केट में उतर जाती है वो प्रॉपर घूमती रहती है। तो आरबीआई ये इंश्योर करता है कि ये हमारा साइकिल स्मूथली चलता रहे, कहीं पे भी ये हमारा साइकिल ब्लॉक ना हो जाए, किसी भी एक स्टेज पे पैसा ब्लॉक होना ना शुरू हो जाए। तो ये चीजों का भी ध्यान रखता है हमारा आरबीआई, ठीक है।
सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द आरबीआई क्या है हमारे पास? इट इश्यूज द लाइसेंस फॉर ओपनिंग ऑफ द बैंक। ठीक है, किसी भी बैंक को अगर ओपन होना है, तो किसी भी कमर्शियल बैंक को अगर ओपन होना है तो उसे आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा, ऐसे ही ओपन नहीं हो सकते हैं। It formulates, implements and reviews the prudential norms like the Basel framework। जो हमारा बेसल फ्रेमवर्क है प्रॉपर बैंकिंग सेक्टर का, कि क्या उसकी एसआरआर रेशो रहेगी, क्या उसकी सीएलआर रेशो रहेगी, ये सारी चीजें। अब मैम क्या होता है ये एसआरआर रेशो? तो अभी आपका ध्यान रखने का काम नहीं है बेटा जी। ये जो आपको रेगुलेटरी बॉडी है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, मैं जस्ट मॉड्यूल में है इसलिए आपको समझा रही हूँ, इसमें इतना मत्था मारने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारा फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें थी ना, वो मैं पहले लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ। ठीक है, ये जो रेगुलेटरी बॉडी है ये जस्ट उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिख दी हुई है, तो हम ये ऐसे पढ़ेंगे। ऐसा समझ लो कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पॉलिसीज फॉर्मुलेट होंगी ना हमारे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, वो सारी पॉलिसीज कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। इट मेंटेन्स एंड रेगुलेट्स द रिजर्व्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर बाय स्टिपुलेटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो। ठीक है, वही आ गई एसआरआर रेशो की बात कर दी इन्होंने। क्या होता है इसमें कि बैंकिंग सेक्टर में ना ऐसा रूल होता है कि आपको कुछ परसेंटेज तक ही कैश आपको रिटेन करके रखना है, बाकी का कैश आपको आरबीआई में देना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी एक रेशो होती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। उसी तरह से ये हमारी होती है सीआरआर रेशो, उसी तरह से हमारी एसआरआर रेशो भी होती है। ठीक है, तो जो भी हमारी रेशोज के रिलेटेड गाइडलाइन है वो कौन बनाता है? हमारा आरबीआई बैंक बनाता है। It inspect the financial accounts of the bank and keep a track of overall stress in the banking sector। जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं बैंक के, अब जैसे सेबी में क्या हो रहा था, कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया जा रहा था। अब बैंक की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, जब आप इंटरमीडिएट ग्रुप 2 पढ़ो ना तब आप देखोगे कि बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती है। तो बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन देखता है? हमारा आरबीआई देखता है। आरबीआई में उसकी ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है, आरबीआई में बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की जाती हैं। इट ओवरसीज द लिक्विडेशन एंड अमालगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज। अगर किसी बैंक का अमालगमेशन करना है, लिक्विडेशन करना है, तो ये काम कौन करता है? हमारा आरबीआई करता है। ठीक है, जैसे देखो अगर कोई बैंक आपस में मर्ज हो जाते हैं, है ना, आपने सुना होगा कि ये बैंक उस बैंक के साथ मर्ज हो गया। ठीक है, ये सारे डिसीजन हमारे कौन लेता है? आरबीआई लेता है भाई, क्योंकि उसके पास फुल पावर है कि वो फाइनेंशियल पोजीशन देखता है सारे बैंक्स की, जहां पे उसे लगता है कि अब ये बैंक कैपेबल नहीं है इंडिविजुअली परफॉर्म करने के लिए, उस बैंक को मर्ज कर देता है दूसरे बैंक के साथ। तो ये सब चीजें भी हमारा कौन ध्यान रखता है? आरबीआई ध्यान रखता है। इट रेगुलेट्स द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये कौन से वाले लोन को सेटल किया जाएगा? सेटल क्या होता है बेटा? समटाइम्स बैंक में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट हो जाती है उसमें। वन टाइम सेटलमेंट मतलब ओटीएस। वन टाइम सेटलमेंट को हम क्या कहते हैं? ओटीएस कहते हैं। अब आपने लोन ले रखा है, ठीक है, ये एक्स वाई जेड पर्सन है, इसने लोन ले रखा है हमारे बैंक से। अब ये पर्सन कैपेबल नहीं है भाई, दिवालिया निकल चुका है इस पर्सन का, इसके पास पैसा नहीं है कि बैंक का प्रॉपर लोन चुका सके 1 करोड़ का, नहीं चुका सकता है, तो फिर बैंक को क्या करना पड़ेगा? उसे वन टाइम सेटलमेंट करनी पड़ेगी। ये एक्स वाई जेड कंपनी जो है वो बैंक के पास रिक्वेस्ट लेके जाती है कि 1 करोड़ के लोन में से मैं सिर्फ इतना ही कैपेबल हूँ कि मैं 50 लाख ले सकता हूँ, 50 लाख लो और इस लोन को रफा दफा करो। तो इसके लिए प्रॉपर लॉयर्स वगैरह बिठाए जाते हैं, सीएस बैठते हैं जो नेगोशिएट करते हैं प्रॉपर। ठीक है, कि हाँ इसके लिए इतना 50 लाख ठीक होगा, इतना इंटरेस्ट है उसे इतना कर देते हैं। ठीक है, ये सब चीजें वो वहां पे नेगोशिएट की जाती है प्रॉपर, और फिर एक बैंक जो है बैंक प्रॉपर डिसीजन पे पहुंचता है, वन टाइम सेटलमेंट करता है कि 1 करोड़ के लोन को एक ही बार में कैसे खत्म करना है। It print issues and circulates the currency throughout the country. It prints issues and circulate the currency. मेन काम हमारे आरबीआई का करेंसी को प्रिंट करना, इशू करना और मार्केट में सर्कुलेट करना। भाई सबसे बेसिक जो फंक्शन है आरबीआई का तो यही है। ठीक है, और ये था हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अनदर स्टैट्यूटरी बॉडी। दो हमने रेगुलेटरी बॉडी पढ़ ली, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड द सेकंड वन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी थर्ड आपकी बॉडी रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब हमारी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है, अब उन्हें भी रेगुलेट करना पड़ेगा ना, तो उन कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए हमारी कौन सी अथॉरिटी आई? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसका काम क्या है? द इंश्योरेंस रेगुलेटरी and Development Authority of India is an independent statutory body
दैट वाज सेट अप अंडर द IRDA एक्ट 1999। अब ये चीज याद रखने वाली है कि IRDA हमारी ये जो बॉडी थी ये किस एक्ट के अंदर स्टैब्लिश की गई थी? IRDA एक्ट 1999। जो हमारी RBI थी ये कौन से एक्ट के अंदर स्टैब्लिश की गई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 के अंदर स्टैब्लिश की गई थी। Its purpose is to protect the interest of the insurance policy holder and to develop and regulate the insurance industry। अब इसका मेन काम क्या है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि इंश्योरेंस कंपनी ना भाई दादाशाही कर रही थी। कैसे कर रही थी? पॉलिसी होल्डर्स इन्वेस्ट करते थे इंश्योरेंस कंपनीज में, ठीक है। देन जब कोई ट्रेजेडी हो जाती थी भाई बेतुकी चीजें निकाल के इंश्योरेंस क्लेम को कैंसिल कर देते थे। तो ये सब चीजें ना हो, इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए हमारी ये IRDA बॉडी बनाई गई थी, क्योंकि जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, एज वेल एज इंश्योरेंस कंपनीज के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि ऑन द अदर हैंड ये भी हो रहा था कि जो हमारे पर्सन थे वो खुद झूठ बोल रहे थे। जो पॉलिसी होल्डर्स थे ना वो झूठ बोल रहे थे कुछ चीजों को लेके, देन झूठ बोल के इंश्योरेंस क्लेम ले जाते थे। तो प्रॉपर मेस्ड अप हो रखा था। तो उन चीजों को सही करने के लिए हमारा IRDA एक्ट बना। ठीक, तो पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री को प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए। It issues advisory regulatory to insurance company regarding the change in the rules and regulations। Again इसका मेन फंक्शन वही है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज कर सकती है, इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड हैं वो फ्रेम करती है ये। It promote the insurance industry but also control the various charge and rate related to insurance। ये हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को प्रमोट करती है। अगेन ये तो आपको काम रखना ही है कि आप जिस इंडस्ट्री में हो उसे प्रमोट करो। जैसे सेबी हमारी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया थी वो कंपनीज में इन्वेस्ट करने को प्रमोट कर रही थी, ठीक है। और इसी तरह से ये IRDAI इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने को लोगों को प्रमोट करती है। इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? 3 मेन ऑब्जेक्टिव। टू एंश्योर फेयर ट्रीटमेंट and protect the interest of the policyholder, to regulate the insurance companies and ensure the industrial's financial soundness, to formulate standard and regulation so that there is no ambiguity। एकदम सिंपल थे, समझाने की जरूरत ही नहीं है। क्या फंक्शन लिखे हुए हैं? पहले पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करना, और इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स रेगुलेशंस बनाना। ये 3 मेन फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन है IRDAI के? पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करना, एंड इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड्स रूल्स रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करने, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ IRDA क्या है हमारे? ग्रांटिंग, रीन्यूइंग, कैंसलिंग और मॉडिफाइंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। जैसे हमारा RBI बैंक को लाइसेंस दे रहा था हमारी कमर्शियल बैंक को ओपन होने के लिए, उसी तरह से ये क्या करता है? लाइसेंस को मॉडिफाई कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, इशू कर सकता है, ग्रांट कर सकता है, रीन्यू कर सकता है, कैंसिल कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है हमारी इंश्योरेंस कंपनी की रजिस्ट्रेशन को। लेविंग चार्जेस एंड फीस एज पर द IRDA एक्ट। IRDA एक्ट के किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप ब्रेक करते हो, ठीक है, तो उस केस में जो भी चार्ज लगेगा वो चार्ज लगा सकता है, फीस लगा सकता है, पेनल्टी लगा सकता है। Conducting investigation, inspection, audit, etc. of insurance company and other organization in the insurance industry। इंश्योरेंस कंपनीज के ऑडिट करवाता है भाई, इंस्पेक्शन करवाता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाता है कि कैसी फंक्शनिंग चल रही है इंश्योरेंस कंपनी की। कोई भी पर्सन किसी पॉलिसी होल्डर का पैसा खा के तो नहीं बैठ रहा है, ठीक है। ये सब चीजों का ध्यान रखता है। स्पेसिफाइंग द कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रोवाइडिंग क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग टू इंटरमीडियरीज, इंश्योरेंस एजेंट्स एक्सेट्रा। जो भी हमारे इंटरमीडियरीज है, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, उनके लिए प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट इस्टेब्लिश करता है कि उन्हें किन रूल्स में रह के, किन मॉरल एथिक्स में रह के उन्हें काम करना है। उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है सारी, ठीक है। रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द इंश्योरेंस प्रीमियम रेट्स, जो भी इंश्योरेंस के रेट्स रहेंगे, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम की टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, वो सारी चीजें भी कौन देखता है? हमारा IRDAI। प्रोवाइड्स अ ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम। अगर किसी पॉलिसी होल्डर को कोई ग्रीवियंस हो रहा है, मतलब कोई तकलीफ हो रही है इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसके लिए एक पोर्टल प्रोवाइड करता है जहां पे आप अपनी कंप्लेंट्स को फाइल कर सकते हो, नंबर देता है जहां पे आप अपनी कंप्लेंट्स को फाइल कर सकते हो, ठीक है। और ये था हमारी थर्ड रेगुलेटरी बॉडी, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेगुलेटरी बॉडी पे, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी।
PFRDA नाम से क्लियर हो रहा है, जो भी आपकी पेंशन है उस पेंशन को रेगुलेट करने के लिए अब कौन सी बॉडी बना दी गई, PFRDA। पेंशन कौन सी आ गई मैम इसमें, जो भी हमारी नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें जो पैसा आ रहा है, जो भी पर्सन को ओल्ड एज पेंशन आती है, जो विडो पेंशन आती है, हर तरह की पेंशन एंड नंबर ऑफ पेंशन, जितनी भी पेंशन है उन सबको कौन रेगुलेट करेगा, हमारा PFRDA रेगुलेट करेगा। The Pension Regulatory and Development Authority is a statutory body which was established under PFRDA Act 2013। ये कौन सा एक्ट के अंदर स्टैब्लिश हुई है, PFRDA Act 2013। It is the sole regulator of the pension industry। पेंशन इंडस्ट्री को टोटली कौन रेगुलेट करता है, हमारा PFRDA रेगुलेट करता है। Initially, PFRDA covered only for employees in the government sector, but later its services were extended to all citizens of India, including NRIs, etc. जो पहले था ना ये PFRDA सिर्फ हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज को ही, जो पेंशन की स्कीम रहती है गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज की, सिर्फ उन्हें ही रेगुलेट करता था। मतलब हमारे जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में लोग होते हैं, आपने सुना होगा कि लोग क्यों कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हमारी सिक्योर है, बिकॉज इसमें ये बेनिफिट्स बहुत ज्यादा, पेंशन स्कीम है इसमें, इसलिए हमारी नेशनल पेंशन स्कीम हो गई, ठीक है। अगर जो हमारे वो होते हैं क्या कहते हैं सोल्जर्स होते हैं, अगर वो मार्टियर हो जाए ड्यूरिंग द वॉर या किसी भी वजह से, तो उनकी फैमिली को पेंशन मिल जाती है। तो जितनी भी पेंशन होती है, अलग अलग स्कीम होती हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर को जाती थी ना, उसे रेगुलेट करता था हमारा PFRDA। बट विद द टाइम इसकी सर्विसेज को एक्सटेंड किया गया एंड NRIs को भी जो भी पेंशन जा रही है ना, उसे भी हमारा PFRDA एक्ट ही रेगुलेट करने लगा। मतलब कि अब जितनी भी हमारे इंडिया में पेंशन स्कीम्स हैं उसे कौन रेगुलेट करता है, सोनली एक ही बॉडी रेगुलेट करती है, PFRDA। Its major objective are to provide the income security to the old age by regulating and developing pension funds and to protect the interest of subscribers to pension scheme। इसका सोल ऑब्जेक्टिव यही था, मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि जो हमारी ओल्ड एज जनता है उन्हें जो पेंशन मिली है उनका वो इनकम हमें प्रोटेक्ट कर सके। अब जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है, ना ही वो धक्के खाएंगे इधर उधर कि मेरे को पेंशन दे दो, नहीं जा पाएंगे ना वो किसी भी हायर अथॉरिटी के पास। तो उन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन चीजों को रोकने के लिए हमारा PFRDA बना था, जो ओल्ड एज है उनकी पेंशन स्कीम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी हमारी पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब कि जिन भी लोगों ने हमारी पेंशन स्कीम ले रखी है, कोई भी पेंशन स्कीम हो, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा PFRDA बनाया गया था। The national pension system of the government is managed by the PFRDA, वही National Pension Scheme, NPS। It is also responsible for regulating custodians and trustee banks। जो भी बैंक्स, अब आपको जो पेंशन आ रही है समटाइम्स बैंक के थ्रू आ रही होती है आपको वो पेंशन, तो हमारे कस्टोडियन एंड ट्रस्टी बैंक्स को भी कौन देखता है, PFRDA देखता है। The Central Record Keeping Agency of the PFRDA performs record keeping, accounting and provides administration and customer services to subscriber of the pension fund। अभी हमारे पास यहाँ पे CRA है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। ये एक एजेंसी है जो PFRDA के प्रॉपर अकाउंटिंग देखती है, रिकॉर्डिंग देखती है। ये सारी जो भी आपके बुक रिलेटेड काम होंगे ना, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, रिकॉर्डिंग करनी, किस किस को पेंशन चली गई है, किस किस को जानी चाहिए, ये सारी चीजें हमारी कौन देखती है, CRA, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। सम फंक्शंस ऑफ द PFRDA क्या है हमारे पास, conducting inquiries and investigation on the intermediaries and other participant, वही इन्वेस्टिगेशन करनी, वही प्रॉपर इंक्वायरीज करनी कि जो पर्सन की पेंशन जाती है किसी बैंक को, अगर पर्सन की पेंशन दी जा रही है तो वो बैंक उन पर्सन को उनकी पेंशन देता है कि नहीं देता है, उनका पैसा खुद तो नहीं खा सकता, ये सब चीजें कंडक्ट करवाता है, ऑडिट्स प्रॉपर कंडक्ट करवाता है। इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग इंटरमीडिएरीज अबाउट रिटायरमेंट सेविंग्स पेंशन स्कीम, जो पेंशन स्कीम है उसकी अवेयरनेस बढ़ानी लोगों में कि हाँ आप पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें इतना रिटर्न मिलेगा आपको, आपकी जॉब के बाद इसमें सिक्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है। ये सब अवेयरनेस लोगों में बढ़ाता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द इंटरमीडिएरीज एंड द सब्सक्राइबर्स ऑफ द पेंशन फंड। अगर किसी पेंशन फंड का जो सब्सक्राइबर है, जो हमारा होल्डर है पेंशन स्कीम का, अगर उसको कोई कंप्लेंट है तो उसने केस फाइल किया होगा, तो उसके बीच और जो इंटरमीडिएरी है जो पेंशन देगा, लेट्स से बैंक ही है हमारा कोई जो पेंशन प्रोवाइड करेगा, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हो गया उसे सेटल करता है, वो केस सुनता है हमारा PFRDA। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग इंटरमीडिएरीज, जो इंटरमीडिएरीज है उनकी रजिस्ट्रेशन देखता है, उन्हें रेगुलेट करता है। मतलब हर आपको रेगुलेटरी बॉडी के ऑलमोस्ट सेम सेम फंक्शन दिख जाएंगे। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पेंशन फंड यूजर्स,
स्टिपुलेटिंग गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ पेंशन फंड के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है वो बनाता है। बेटा वही सेम फंक्शंस चल रहे हैं जो हमने सेबी में भी पढ़े। सेबी के अपनी सिक्योरिटीज मार्केट रिलेटेड वो फंक्शन थे, ऑडिट करवाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने, लॉज बनाने। फिर हमने आरबीआई के पढ़े, आरबीआई हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है, बैंक को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसीज बनाता है, ये सब। फिर हमने आईआरडीएआई पढ़ा, वो इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसीज बनाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑडिट करवाता है, ये सब चीजें देखता है, डिस्प्यूट सॉल्व करवाता है। वैसे यहाँ पे पीएफआरडीए में भी है, वो पेंशन को रिलेटेड ये सब चीजें कर रहा है। मतलब आपके फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप सबके फंक्शंस लिख सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। अब म्यूचुअल फंड पता ही होगा आपको क्या होता है, मैं फिर भी बता देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स। ये है हमारा राम, ठीक है। अब इस राम के पास पड़ा हुआ है सरप्लस कैश। कितना पड़ा हुआ है? 1 लाख, लेट्स से। अब राम के पास 1 लाख कैश पड़ा हुआ है। राम इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है। अब उसे नहीं समझ आ रहा है मैं पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, भाई उसे मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है, उसे नहीं पता कि कहाँ से मुझे रिटर्न ज्यादा मिलेगा, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो राम क्या करेगा, राम ना एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देगा। इसमें अब वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज का बकेट होगा, ठीक है। अब ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देगा, और ये जो इंटरमीडिएरी होगा ना, जो ब्रोकर होगा, वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा जहां पे उसे लगता है कि पर्सन को ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो दैट इज म्यूचुअल फंड, मतलब कि एक बकेट ऑफ पूल ऑफ सिक्योरिटीज हो जाता है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो रादर देन इन्वेस्टिंग इन अ सिंगल कंपनी, ठीक है। The Association of Mutual Funds in India was set up in 1995. Again, डेट याद रखना कब सेटअप किया गया था, 1995 आपका एमसीक्यू में आ सकता है। It is a non-profit It is a non-profit organization that is self-regulatory and works for the development of the mutual fund industry by improving professional and ethical standards. ये हमारी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एनपीओ है हमारा, जो कि हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज को रेगुलेट करता है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए, म्यूचुअल फंड कंपनीज की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, ऑडिट करवाएगा, ठीक है। फीस या पेनल्टीज चार्ज करेगा, जो इंटरमीडिएरीज होंगे, हमारे ब्रोकर्स होंगे, उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उन्हें गाइडलाइन, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, अवेयरनेस बढ़ाएगा रिगार्डिंग द म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ठीक है। यही इसके फंक्शन रहेंगे। thus aiming to make the mutual fund more accessible and transparent to the public. It provides spreads awareness, vital information about the mutual funds. Again मैंने वही बोला, ये करेगा क्या करेगा, स्प्रेड करेगा अवेयरनेस अबाउट द म्यूचुअल फंड टू इंडियन इन्वेस्टर्स। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर द म्यूचुअल फंड सेक्टर इन द इंडिया। अब ये हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, किस सेक्टर को रेगुलेट करती है, भाई म्यूचुअल फंड सेक्टर को रेगुलेट करती है। बच्चे एकदम बेसिक बेसिक चीजें लिख रखी हुई हैं, आपको मेन समझ आ गया ना कि इसमें क्या पढ़ना है, हमें इसमें पढ़ना है इसका ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव, फंक्शन एंड पावर। ये तीन चीजें आपको पढ़नी है, और ये ऑलमोस्ट हर रेगुलेटरी सेक्टर की सेम होती है हमारी। तो बस अभी तो बस रीडिंग वाला काम चल रहा है। इट इज अ डिवीजन ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये हमारी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक छोटा सा डिवीजन है। म्यूचुअल फंड जो है ना, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, ये हमारी सेबी का एक छोटा सा डिवीजन है। सेबी किस में रेगुलेट कर रहा है, सेबी भी सिक्योरिटीज में रेगुलेट कर रहा है। म्यूचुअल फंड किस में रेगुलेट कर रहा है, ये भी सिक्योरिटीज में ही रेगुलेट कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड हमारा सेबी का एक छोटा सा डिवीजन है। मोस्ट म्यूचुअल फंड फर्म्स इन इंडिया आर इट्स मेंबर्स। AMFI ensures smooth functioning of the mutual fund industry by implementing high ethical standards and protect the interest of the both fund houses and investors. दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। मोस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकर्स, फंड हाउसेज, इंटरमीडिएरी एक्सेट्रा इन इंडिया आर द मेंबर्स ऑफ द IMFI, ठीक है। बहुत सारे ब्रोकर्स म्यूचुअल फंड को सब्सक्राइब करते हैं, बहुत सारी कंपनीज म्यूचुअल फंड में साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। बहुत सारे वो हमारे ब्रोकर्स जुड़े हुए हैं म्यूचुअल फंड के साथ। तो वही बात बोल रहे हैं, registered AMC are required to follow the code of ethics set by the AMFI. अब जितनी भी हमारी रजिस्टर्ड AMC होंगी, जितनी भी रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड होंगी, उन्हें खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा AMFI में, ठीक है। दीज कोड और मतलब जो भी AMFI में रजिस्टर्ड है ना, उन्हें
हमारे AMFI के कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, the AMFI update the net asset value of the funds on the daily basis on its website for investors and potential investors. Investors मतलब जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर सके हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जिनकी इच्छा है कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में। तो क्या करते हैं कि AMFI डेली बेसिस पे जो नेट वैल्यू होती है एसेट्स की उसे शो करते हैं अपनी वेबसाइट पे। वहां से देखो कि आपको कौन से वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से वाले म्यूचुअल फंड से आपको ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, और आप जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है वो देख सकते हैं कि हमारी ग्रोथ रेट कितनी जा रही है या हम डिक्लाइन में तो नहीं जा रहा है। ये सब चीजें वो देख सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है ये थ्रू दिस वेबसाइट। ठीक है, नेक्स्ट रेगुलेटरी बॉडी है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सबको ही पता होगा MCA। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज अ मिनिस्ट्री विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। It regulates the corporate sector and is primarily concerned with the administration of Companies Act. अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किसको गवर्न करने के लिए बनाई गई है? हमारे कंपनीज सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है। कंपनीज सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है। और इसे इसमें मेजरली हमारा कौन सा एक्ट आता है? ऑफकोर्स कंपनीज एक्ट आता है। पहले कंपनीज एक्ट 1956, देन उसे अमेंड किया गया तो आया था हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013। ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, कंपनी सेक्टर है, उसे रेगुलेट करने के लिए हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। मतलब कि कंपनीज एक्ट में जितने भी हमारे अमेंडमेंट होते हैं, कंपनीज एक्ट जो बनाया गया है वो MCA ने बनाया। कंपनीज एक्ट में जितने भी अमेंडमेंट होंगे वो MCA ध्यान रखेगा। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द MCA इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, maintain a competitive and fair environment and facilitate the growth and development of the companies. कंपनीज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये प्रॉपर रिसर्च करवाता है, उसके लिए लॉज बनाता है आपके। फिर उसके बाद फेयर एंड ट्रांसपेरेंट व्यू मिल सके इन्वेस्टर्स को, उस चीजों का ध्यान रखता है। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डिस्क्लोजर देने हैं वो सारी चीजों का ध्यान रखता है। कंपनीज एक्ट में लिखा होता है ना कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं, ताकि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट व्यू मिल सके स्टेक होल्डर्स को, उनके इंटरेस्ट को इन्वेस्ट करने के लिए ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, हमारी कंपनीज के जो भी केसेस रहते हैं, आपस में किसी कंपनी में लड़ाई हो गई है या कंपनी की किसी पर्सन के साथ लड़ाई हो गई है, तो उसको हैंडल करता है हमारा ये MCA। जो कंपनीज एक्ट वगैरह बनाए जाते हैं, ये सब चीजें हमारी कॉर्पोरेट लेवल की सारी चीजें हमारा कौन देखता है? MCA देखता है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास नेशनल हाउसिंग बैंक, एंड दिस इज द लास्ट रेगुलेटरी बॉडी, और इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेशनल हाउसिंग बैंक इज द अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया। हमारे इंडिया में जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ना, उसे रेगुलेट करने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक बनाया गया। ठीक है, ये प्रॉपरली हाउस बनाने के लिए लोन देते हैं लोगों को। ठीक है, it is under the jurisdiction of the Ministry of Finance and Government of India. It was set up on July 1998 under the National Housing Bank Finance Bank Act 1987. ये चीज याद रखने वाली है। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 9 जुलाई 1988 को। एंड कौन से एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था? हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 में। The primary function of the National Housing Bank is to operate as a principal agency to promote housing finance institution both at local and regional level and to provide financial and other support to such institution. अब इसका मेन पर्पस क्या था? नेशनल हाउसिंग बैंक को क्यों बनाया गया था? जितने भी हमारे हाउसिंग फैसिलिटीज देने वाले NBFC या फिर एज वेल एज बैंक्स हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए हमारी अलग से बॉडी बना दी गई थी, नेशनल हाउसिंग बैंक। अभी नेशनल हाउसिंग लोन के लिए जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ये सब चीजें कौन रेगुलेट करेगा? हमारी अलग से एक बॉडी बना दी गई, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो क्योंकि ये क्यों बनाई गई थी? ताकि लोगों को जो हाउस बनाने के लिए लोन है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हर घर, हर इंसान के सर के ऊपर छत हो, हर इंसान के पास घर हो। तो नॉर्मल जो बाकी बैंक्स के पास हमारी ये पावर थी, उसको शिफ्ट कर दिया गया, एक अलग रेगुलेटरी बना दी गई, नेशनल हाउसिंग बैंक, जो प्रॉपरली एक पर्टिकुलर सेक्टर को ध्यान दे रही है। भाई हाउसिंग लोन वाले सेक्टर को प्रॉपरली ध्यान दे रही है वो हमारी बॉडी, ताकि हाउसिंग लोन वाले सेक्टर को हम अच्छे से रेगुलेट कर सकें। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। क्या क्या पढ़ा हमने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में? सबसे पहले तो हमने बेसिक पढ़ा था, व्हाट इज लॉ। देन हमने देखा
सबसे पहले हमने बेसिक देखा था व्हाट इज लॉ, फिर हमने देखा था लॉ चाहिए क्यों हमें, फिर हमने देखा था कि हमारे पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, फिर हमने देखा था लॉ बनता कैसे है, फिर हमने देखा था जो हमारी हिस्ट्री ऑफ लॉ क्या है, उसमें अलग अलग लेवल हमने देखे थे, उसमें हमने अपना कोर्ट सिस्टम देखा था हर लेवल में, एंशियंट पीरियड, मेडिएवल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, जो भी पीरियड आए थे। फिर हमने देखा कि जो इंडियन सिस्टम आया था, इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम आया था, उसमें कोर्ट सिस्टम कैसा था प्रॉपरली, इसमें हमने इस चैप्टर में हमने वही पढ़ा है। फिर हमने देखा कि कोर्ट के सब्स्टिट्यूट कौन से हैं, ट्रिब्यूनल एंड आर्बिट्रेशन सिस्टम, सॉरी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सिस्टम हमने पढ़े थे। फिर हमने लास्ट में पढ़ा रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।